एनिमेशन मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था एक्चुअल में, सुना था कि इसमें स्कोप है, लेकिन जब मैं गया, लोग माउस में काम कर रहे हैं, मेरे को ब्रश चलाना है। आपको समझना पड़ेगा, इतना मौका है, इतनी चीज़ें मिल रही हैं, उसका फ़ायदा अगर आप नहीं उठा रहे हो तो आप सेल्फ टॉट नहीं हो, आप बेवकूफ़ हो। कि कैसे हम लोग 10-10 रुपये बचाने के लिए 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर धूप में चलते थे और पसीने से भीग के काम करते थे उस वक्त, कि बहुत टाइट शेड्यूल है, मैं घर से बाहर निकल नहीं सकता था। किसी ने बोल दिया है कॉलेज जाओगे तो अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको लोग मिलते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, सक्सेस का मतलब बहुत कुछ होता है। आप प्रूफ कर देते हो कि इतने साल में जो आपने ताने दिए, इतने साल जो आपने बोला कि आर्ट में ऐसा कर रहा है, तो ये है, तो वो है, तो आपने जो गलत गलत चीज़ें बोली। अन अकेडमी की तरफ से मुझे ऑफर आया था कि आप यहाँ पे सिखाओ करके, लाइफ में ऐसी ट्रेनिंग नहीं देखी, या कॉलेज में हम 2 लाख रुपए लगा चुके हैं, वहाँ भी नहीं सिखाते हैं। तो ये सब रिव्यूज़ जब आए, 10-12 लोगों की टीम, आप मान सकते हैं कि हम लोग पूरी टीम है और हम अच्छे लेवल पे आज के डेट में काम कर रहे हैं। और जो चीज़ मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, यानी कि आर्टिस्टों के लिए एम्प्लॉयमेंट, आर्टिस्टों के लिए बिजनेस बड़ा कर पाने की अपॉर्चुनिटी, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि 1000 लोग मेरे बारे में क्या नेगेटिव बोल रहे हैं, जब मैं पैसे, अर्निंग, मनी, मार्केटिंग, बिजनेस, इन सब की बात करता हूँ। तो हेलो 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 हेलो, सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैं अपनी कंप्लीट जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, मैंने क्या पढ़ाई करी, 10th के बाद मैंने क्या किया, 12th के बाद मैंने क्या किया, मेरा क्या थॉट रहा आर्ट की इस पूरी जर्नी में, क्या क्या मैंने सीखा, कहाँ से सीखा, कब मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया, आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, आज से पहले जितनी भी चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं आर्ट की फील्ड में, उस पर कितने बार मैं सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा, क्या क्या चीज़ें इस पूरी जर्नी में मुझे समझ में आई, जो आज आपको अगर मैं शेयर करूं तो आप आगे चल के वो गलतियां नहीं करेंगे। आज मुझे आप बहुत कम देखते होंगे पेंटिंग करते हुए। एक टाइम था जब मैं बहुत पेंटिंग, बहुत पागलों की तरह आर्टवर्क बनाता था। अब मुझे आप बहुत कम देखते होंगे सोशल मीडिया पे पेंटिंग्स बनाते हुए, जबकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको दिन भर पेंटिंग करते हुए दिखना चाहिए। और इसके वजह से कई लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे बोला भी कि आप एक आर्टिस्ट हो, आप इतनी बातें क्यों शेयर कर रहे हो, आपको तो पेंटिंग करते रहना चाहिए, आपको तो आर्टवर्क बनाते रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने शायद इंडिया में पहली बार स्टार्ट करी जब कोई वो चीज़ नहीं कर रहा था, बट आज के डेट में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ रही है और कई लोग करना शुरू कर चुके हैं। और आज मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी शेयर करूँगा जो आज आपको लग सकता है कि ये थोड़ा अजीब है आर्ट की फील्ड में, लेकिन फ्यूचर में ये वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने होगी, आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप इस वीडियो को वापस देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, एक इंसान था रेयांश राहुल करके, जिसने ये बात मुझे 10 साल पहले बोली थी या 5 साल पहले बोली थी। तो ये इसलिए इस रिकॉर्डेड फॉर्म में आज आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। और ये जर्नी सिर्फ मेरी जर्नी ही नहीं है, इसमें जो पॉइंट्स मैं शेयर करूँगा उससे आप लोग समझ पाएंगे कि अगर आप अभी क्लास 10th में हैं, 12th में है, या किसी भी एज में हैं, आप 50s में हैं, अपनी 30s में हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, हर चीज़ में, हर एज में किस तरीके से आप आर्ट की फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जो ऑफिशियल नेम है, और ये मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ आज, मेरा जो लीगल नेम है वो राहुल गोयल है। ओके, मेरा जो सबटाइटल है वो गोयल है। रेयांश वर्ड जो है, रेयांश जो नाम है, ये भी एक इसके पीछे की स्टोरी है। ये मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया पब्लिकली, बट रेयांश नाम मैंने खुद रखा था जब मैं क्लास 9th के आसपास था। खैर, ये नाम मुझे बहुत पसंद था और दैट इज़ वाई इसको मैंने यूज़ किया, और आज के टाइम पे बहुत लोग मुझे रेयांश नाम से जानते हैं, और ये एक्चुअल नाम ही बन चुका है एक तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि ये नाम नहीं है, ये नाम है, और कई लोग रेयांश नाम ही जानते हैं। जब मैंने शुरू किया था, मैं करीब 3 साल का था, 3 साल 4 साल का था जब मैंने ड्राइंग, स्केचिंग करना शुरू किया था। ऐसा मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि बहुत छोटा था मैं जब मैंने आर्टवर्क करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, स्केचिंग, ड्राइंग मैं करते रहता था, फ़न के लिए, मज़ा आता था। और स्कूल में जब भी कोई आर्ट कंपटीशन होता था, मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करता था।
और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था ड्राइंग करने में, स्केचिंग करने में, तो जो मेरे पापा थे वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। पेपर ला के देते थे, पेंसिल ला के देते थे, कलर्स ला के देते थे कि इसको कर कर कर, और मैं 2 या 3 दिन में, मतलब ये चीज़ मेरे को, अगर आखिरी जो मेमोरी, सबसे बचपन की जो मेमोरी मेरे को याद है, मैं 2 या 3 दिन लेता था मैक्सिमम किसी भी एक ड्राइंग बुक को ख़त्म करने के लिए। एक ड्राइंग बुक 30, 40, 50 पेज की 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाती थी, इतने ड्राइंग्स में बनाया करता था। उसके बाद धीरे 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 क्लास 3rd में मेरा स्कूल चेंज हुआ। मैं लिटिल एंजल स्कूल में आया, ब्रजराज नगर, उड़ीसा। वहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो मुझे मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दोस्त मिले। मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लोग मिले हैं। तो आज जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ और अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें मेरा हाथ कुछ नहीं है। जो मेरी जर्नी रही है, जो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट या प्यार रहा है, या जो मेरे दोस्त यार रहे हैं, बहुत कमाल के रहे हैं। तो स्कूल में जब मेरे दोस्त के सामने, मैं दोस्तों के सामने ड्राइंग स्केचिंग करता था तो बहुत एक माहौल बन जाता था। सब आते थे, यार मेरा बना दे, मेरी ड्राइंग कर दे। ये सब आप लोगों के साथ भी, कई लोगों के साथ होता होगा। तो बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट था। उसके बाद जो टीचर्स थे स्कूल में, उनको मेरा आर्टवर्क बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। जब भी स्कूल में कोई कंपटीशन होता था मुझे भेजते थे। कभी आसपास, हमारे शहर में आसपास कोई छोटा मोटा कंपटीशन होता था आर्ट का, तो वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करता था। और लगभग हर बार मैं आर्ट के कंपटीशन में फ़र्स्ट आया हूँ। मेरे कम से कम कई सारे सर्टिफिकेट हैं, किसी वीडियो में वो भी दिखाऊंगा मैं। तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह मैं बहुत पार्टिसिपेट किया हूँ बचपन में, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था जो मुझे पता चले कि आसपास हो रहा है और उसमें मैं पार्टिसिपेंट ना रहूं। तो ये रही थी जर्नी, जिसके वजह से एक टाइम में इतने कंपटीशन में पार्ट करने की वजह से मुझे कंपटीशन से डर लगना बिल्कुल बंद हो चुका था, और वो बहुत एक अच्छा पॉजिटिव प्लस पॉइंट रहा। हालांकि मैं कभी ये सोच के नहीं जाता था कि मैं कंपटीशन में जा रहा हूँ, बस बैठता था, टॉपिक मिलता था, मैं बनाता था, अपने मन से, दिल से बनाता था। और मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मेरा आर्टवर्क बहुत अच्छा था, बट ये था कि बाकी लोगों का आर्टवर्क बहुत ख़राब था, तो उनके कंपैरिजन में मुझे लगता था कि मेरा बेटर है। कई लोग मेरी तारीफ़ करते थे कि तेरा आर्टवर्क बेस्ट है, तू फर्स्ट आएगा, ये वो। बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं बहुत गंदा बनाता हूँ, बाकी लोग मेरे से कम बनाते हैं, इसीलिए मैं गलती से फर्स्ट आ रहा हूँ। इसीलिए कभी भी मैं कंपटीशन को कंपटीशन के ऐसा नहीं लेता था, फ़न के लिए लेता था। और ये मेरा स्कूल का टाइम था, दोस्तों के बीच में ड्राइंग करना, टीचर लोगों को आर्टवर्क मेरा अच्छा लगता था। स्कूल में कोई साइंस का प्रोजेक्ट मिलता था तो उसमें कोई डायग्राम बनाना होता था। किसी दोस्त को आर्टवर्क नहीं आता था बनाना, तो वो मेरे पास लाइन लगा के खड़े होते थे कि भाई तू बना दे, ऐसा वैसा। तो और बहुत ही क्रिएटिव रहा हूँ मैं बचपन से। मतलब और ये बहुत सारे लोग, आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि क्योंकि मेरा आर्टवर्क अच्छा था तो मैं हैंडराइटिंग बदल के भी लिख सकता था, मैं दूसरे पेरेंट्स के सिग्नेचर मार सकता था। तो बहुत सारे दोस्तों के पापा के सिग्नेचर बचपन से लेके बड़े होते तक मैंने ही मारे हैं। ओके, अभी मेरा कोई दोस्त इस वीडियो को देख रहा होगा तो समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स के सिग्नेचर मारने से लेके, किसी और की हैंडराइटिंग में लिखने से लेके, हर एक चीज़, जहाँ पे भी ड्राइंग, स्केचिंग, कुछ भी लगता था। तो स्कूल का टाइम मेरा बहुत कमाल का, बहुत खूबसूरत रहा, बहुत मज़ेदार। ओके, और आर्ट में क्योंकि धीरे धीरे आर्टवर्क इम्प्रूव हो रहा था मेरा स्कूल के टाइम, तो बहुत बार मुझे मौके मिले थे इधर उधर जाने के। जैसे स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, कहीं बाहर जाके किसी कंपटीशन में पार्ट लेने का टाइम आता था तो मैं वहाँ पे जाना, तो बहुत मौके मिलते थे स्कूल की तरफ से, कुछ भी होता था तो। क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था आर्ट की फील्ड में फर्स्ट आने का, तो स्कूल वाले बाहर भेजते थे ताकि अगर ये प्राइज़ जीतेगा तो स्कूल का भी नाम होता था, तो एक अच्छा माहौल था। क्लास 10th तक मैंने बहुत स्केचिंग ड्राइंग किया। मतलब स्कूल में टीचर पढ़ाते थे तो मैं एक अलग से एक रफ कॉपी रखता था हमेशा, कि टीचर बीच में कभी एब्सेंट हो जाएंगे या कोई गैप हो जाएगा, टीचर नहीं आए होंगे, तो पीछे पलट के मैं ड्राइंग स्केचिंग करूँगा। और पीछे में मैं कार्टून्स बनाता था, स्टोरीज़ लिखता था कि ये कार्टून ने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, तो कार्टून कैरिकेचर्स बनाना। और मेरे दोस्त लोगों को मैं स्टोरी सुनाता था कि ये देख कैरेक्टर, वो लोग हंसते थे, मज़ा आता था। एक कॉमिक की तरह मैं चीज़ें बनाता था कि ये कहानी ऐसे, कोई कैरेक्टर है, ये ऐसा बोल रहा होगा तो ये ऐसा रिप्लाई कर रहा होगा, तो मैं वो सब चीज़ करता था। तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पढ़ाई है और आर्टवर्क करेंगे। आजकल जैसे बच्चे बोलते हैं कि अरे सर हम स्कूल में हैं, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। कुछ मैनेज नहीं करना होता है, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आपकी दोस्ती यारी अच्छा है तो आप दोस्त दोस्त में बहुत कुछ कर लोगे। अब ये मत बोलना कि हमारे दोस्त अच्छे नहीं हैं,
दोस्त अच्छे होते नहीं हैं, दोस्त अच्छे बनते हैं जब आप भी उनके साथ अच्छे रहते हो और एक ऑनेस्टी रहती है किसी भी रिलेशनशिप में। तो मेरे मेरे जितने भी दोस्त रहे हैं स्कूल टाइम से, आज भी उनके साथ मेरी वही बॉन्डिंग है। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा ऑफिशियल, थोड़ा सा सीरियस, ऐसे मेरे दोस्तों के साथ बात नहीं होती। उनके साथ बात गाली देने से शुरू होती है, गाली देते देते ही गाली पे ही ख़त्म होती है। और वैसे ही हम हैं जैसे हम पहली बार मिले थे और जिस तरीके से हम बचपन में थे वैसे ही, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और वो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है मेरा सारे दोस्तों के साथ, घूमना फिरना जो भी। हालांकि मिलना बहुत रेयरली होता है, सब अपने अपने काम में इधर उधर शहर में निकल गए, सब अलग अलग जगह पे अपने काम में लग गए। लेकिन जब भी मिलते हैं, आई फील रिलेशनशिप एक बहुत फंडामेंटल है लाइफ का। ओके, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, 3 फंडामेंटल्स। रिलेशनशिप जितने भी आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, जिनके साथ भी आपका बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग अगर बनता है, तो आप ऑटोमेटिक खुशी खुशी ज़िंदगी में काम करोगे। फिर ये सब नहीं आता कि स्ट्रगल करे ये वो। तो मेरा कोई स्ट्रगलिंग टाइम नहीं रहा। वैसा कुछ नहीं कि सामान नहीं मिल रहा तो हम उसको कहानी सुना रहे हैं कि हमारे पास ना ये सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, ये वो नहीं थे। तो क्या हुआ, दीवार में बना लो, ज़मीन में बना लो, पत्थर रगड़ के बना लो, मज़ा आता था, दोस्त यार थे, काम चलता था। 10th क्लास जब कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था, क्योंकि 10th के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं, क्या लूं। तो और आर्ट उस समय तक मेरा हॉबी की तरह था, मैं कंपटीशन वगैरह सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी आर्ट को कभी मैंने करियर की जैसे सोचा नहीं था। 10th के बाद जब मैंने 12th में एडमिशन लिया तो मैंने साइंस और कॉमर्स दोनों का फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद सिलेक्शन मेरा कॉमर्स में हो गया। मतलब अचानक हो गया, कुछ मतलब प्लान नहीं था कि साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, बट कॉमर्स में सिलेक्शन हो गया। और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए। मतलब जब मैंने 12th में एडमिशन लिया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ये सब जब सब्जेक्ट मैंने पहली बार पढ़े, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। और गलती से क्लास में मैं फर्स्ट आ गया ज़िंदगी में पहली बार। मैं ज़िंदगी में पहली बार एक यूनिट टेस्ट जो होता है ना, उसमें मैं गलती से फर्स्ट आ गया पहली बार ज़िंदगी में। मैं अभी तक स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आया था। जैसे ही फर्स्ट आया, टीचर और जितने स्टूडेंट, एक अलग लेवल का एक रेस्पेक्ट मिलने लग गया। स्कूल नया था, 10th के बाद मैंने स्कूल चेंज किया था 12th के लिए। अब वो जो रेस्पेक्ट मिला, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। अचानक फिर पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी जो मैं इसमें शेयर नहीं करूँगा, रिलेशनशिप्स वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें। खैर, लेकिन अचानक मेरे अंदर पढ़ने का एक भूत सा जागा था 12th क्लास में, और मैं पागलों की तरह पढ़ता था। और मेरे 2-4 दोस्त हैं, ओके, 2-3 हम दोस्त थे जिनके बीच में हम कंपटीशन चलता था कि कौन अच्छा पढ़ेगा, कौन ज़्यादा नंबर लाएगा, ये वो। और मज़ा आता था कंपटीशन में। टीचर भी बहुत अच्छे थे, जो हमारी मैम थी, हमारे सर थे क्लास 12th में, बहुत अच्छे। मतलब टीचर्स लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है लाइफ में, और इसमें कोई दो राय नहीं। टीचर लोग बहुत मैटर करते हैं। इसलिए मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ, कॉलेज, डिग्री, इन सब के पीछे मत भागो। नॉलेज, टीचर किससे सीख सकते हैं उस इंसान को पकड़ो। कॉलेज की दीवारों से कुछ नहीं होगा। ओके, 12th में कॉमर्स स्ट्रीम मैंने लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। आर्ट पूरा छूट गया था, बट क्योंकि अंदर से, दिल से तो आर्टिस्ट थे ही बचपन से, तो कभी कभार स्केचिंग कर लेते थे, फ़न के लिए ड्राइंग कर लेते थे। वो कभी कभार 2 महीना 3 महीना में 2-4 स्केचिंग बनाते थे, ऐसा चलता था। तो कुल मिला के 11th 12th 2 साल आर्ट छूट गया था। उसके बाद 12th में मेरा बहुत अच्छा मार्क आया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था। और इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मुझे पढ़ना था, इसलिए क्योंकि मुझे सब्जेक्ट्स पसंद थे। ये चीज़ मैं बहुत यहाँ पे पॉइंट रखना चाहता हूँ आप सब के लिए, कि आर्टिस्ट बन जाने का मतलब आर्ट की फील्ड में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम यही करेंगे। हो सकता है हमें 10 चीज़ें पसंद हो, आखिर हम इंसान हैं। ओके, हमें 100 चीज़ें भी पसंद हो सकती हैं, और हो सकता है हम 100 में से 10 चीज़ों में अच्छे हों, तो क्यों ना हम ट्राई करें 10 को कॉम्बाइन करने का, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये बहुत सारी गलत फहमियों में आजकल आर्टिस्ट जी रहे हैं, तो मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। 12th में मुझे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत पसंद था, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट था, बिजनेस स्टडीज़ में मैं बहुत अच्छा था चीज़ों को समझने में। और खैर, रट्टा मारना भी ज़रूरी होता था क्योंकि काफ़ी सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स थे। तो 12th में मेरा 94% आया था 12th के बोर्ड में, फाइनल एग्ज़ाम में।
और स्कूल में जो भी टॉपर होते थे उनका नाम लिखा जाता था। अभी भी मेरा नाम लिखा हुआ होगा स्कूल में, ओके, डीएवी स्कूल ब्रजराज नगर में। और क्योंकि 11th क्लास जब एंड हुआ था तो वो बोर्ड में नाम लिखा हुआ आना चाहिए, ये मेरा गोल था कि मेरा नाम वहाँ होना चाहिए। और वो चीज़ बहुत एक इंस्पायर करती थी कि काम और पढ़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और फाइनली सब कुछ अच्छा रहा। 12th में मैंने टॉप किया था और हमारा जो मेरा नाम है अभी भी स्कूल में लिखा हुआ है। तो ऐसे करके 12th कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ, एक कन्फ्यूज़न का माहौल था घर में कि क्या करेंगे, आगे क्या करना है। क्योंकि अभी तक तो मैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग फ़न के लिए करता था और 12th में पढ़ाई बहुत अच्छे से कर दिया, तो अब और कन्फ्यूज़न बढ़ गया कि अब पढ़ाई में जाऊँ, क्योंकि आर्ट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, करना क्या है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं एक चीज़ बताता हूँ आप सबको, आज जो आप मुझे देखते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं न बोलने में अच्छा था। अभी जो आप मुझे बोलते हुए सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप अच्छे से बोल रहे हो, समझा रहे हो, मैं बिल्कुल भी बोलने में अच्छा नहीं था। मुझसे ज़्यादा शर्मीला लड़का हमारे ख़ानदान में कोई नहीं होगा, ऐसा मैं था। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मेरे घर वाले, रिलेटिव सब यही बोलते थे कि कुछ बोला कर। मैं कुछ नहीं बोलता था, कहीं कुछ बोलने का मन ही नहीं करता था। बस मैं खुला हुआ था अपने दोस्तों के आगे, जो मेरे स्कूल में 2-4-10 दोस्त थे अच्छे खासे, उनके साथ जो मैं ओपन था, ऐसा किसी के साथ मेरा बॉन्डिंग नहीं था जहाँ पे मैं कुछ बोल सकूँ। और पापा मेरे बहुत स्ट्रिक्ट रहे, बचपन से बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब पापा से ज़्यादा वो एक टीचर जैसे थे, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस माहौल रहा था पापा के साथ बॉन्डिंग में। तो दोस्तों के साथ ही बस मैं खुला हुआ था। उसके बाद फिर 12th के बाद कन्फ्यूज़न का माहौल था। अगर आप एक मारवाड़ी फैमिली से हो तो आप सब ज़्यादा रिलेट कर पाओगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि जब कोई बच्चा मारवाड़ी होता है ना, बिज़नेस और ये सब अर्निंग वर्निंग ज़्यादा चीज़ें दिमाग में घर बार सुनने में होती हैं, तो एक ही चीज़ बोलते हैं, सीए कर ले। और अगर आप कॉमर्स किए हो और आप मारवाड़ी हो तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि सीए कर ले। और मेरे साथ यही हुआ था कि मुझे ये बोला कि सीए कर, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 12th कंप्लीट हुआ, अकाउंट्स अच्छा था, तेरा 12th अच्छा है, तू सीए कर, ये चीज़ मुझे सुनता था हर किसी से। तो मैं भी कंफ्यूज था। मैंने बोला ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सीए के लिए मैंने एडमिशन ले लिया। और साथ में मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया था। ओके, बीकॉम कर रहा था मैं। बीकॉम भी इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि और क्या करते हैं। मैंने जिससे भी पूछा, मेरे स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने बोला कर ले, ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, ग्रेजुएशन तो इम्पॉर्टेंट है। सब ने ये बोला ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, ये वो है। समझ नहीं आ रहा था ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन सब ने बोला तो हमने ले लिया। कोई आइडिया भी नहीं था, और हम जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे कोई ये सब चीज़ जानता भी नहीं था। मतलब इन सब पढ़ाई के अलावा कोई कुछ दूर दूर तक नहीं था जो इन सब पे बात कर सके। मतलब जानना तो दूर, इसके ऊपर बात भी हो, दूर दूर तक उसका कोई स्कोप नहीं था। तो सब ने बोला बीकॉम कर ले, हमने बीकॉम पे एडमिशन ले लिया। लेकिन जब मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया और मैं सीए की तैयारी कर रहा था, सीए की तैयारी मैंने लगभग कुछ महीने करी। जो सीपीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जितने भी लोग सीए करते हैं, सीए कर रहे हैं या जानते होंगे कि सीपीटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो उसका एक डेट होता है कि अगस्त या एक मंथ, ईयर एंड के आसपास कोई एग्ज़ाम का टाइम होता है। ऐसे कुछ एक साल में शायद 2 बार होता है उसका टेस्ट, एंट्रांस। तो सीपीटी के लिए मैं तैयारी कर रहा था। उसके लिए फिर मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया था एक सर के पास। कुछ महीने गया मैं, उसके बाद ट्यूशन जाना मैं छोड़ दिया, क्योंकि 12th में जो पढ़ाई करी थी उसका बेस मेरे को क्लियर था, फाउंडेशन क्लियर था, फंडामेंटल्स क्लियर थे। तो उसके बेसिस पे सीपीटी की जो पढ़ाई थी वो उतना टफ मुझे नहीं लग रही थी, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था, 2 नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था। एक क्वांटिटेटिव जो मैथ्स था, और एक था लॉ। ओके, लॉ नया था, मैथ्स नया था। मैथ्स में भी 2 हिस्से होते हैं, एक जो कॉमर्स से रिलेटेड जो मैथ्स के टॉपिक्स थे, और एक प्योरली जो साइंस रिलेटेड मैथ्स था। तो उसमें मैं बहुत गंदा था, मैथ्स में मैं बहुत वीक था। कॉमर्स वाला जो मैथ था जिसमें अकाउंट्स वगैरह था वो मेरा अच्छा था। तो सीपीटी की तैयारी करना मैंने कुछ महीना शुरू किया। एक सर थे, उनके पास जाता था, एक मैम थी, उनके पास मैं पढ़ता था। अब कुछ महीनों बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मज़ा नहीं आ रहा है। अब जब आदमी के दिमाग में चीज़ आती है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, तो वहाँ से कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस, सब कुछ शुरू होता है।
हाँ, एक और चीज़ छूट गई। 12th के बाद डायरेक्टली मैंने सीपीटी ज्वाइन नहीं किया था। मेरे अंदर में था कि मैं एनिमेशन करूँगा। तो कई सारे एनिमेशन के कॉलेजेस में भी मैं गया था उस वक्त, देखने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है। कुछ कॉलेजेस अच्छे भी लगे, कुछ समझ में नहीं आए। तो अलग अलग एनिमेशन के कॉलेज, क्योंकि एनिमेशन जब मैं देखता था कि उसमें स्केच बना रहे हैं लोग, कार्टून्स बना रहे हैं, तो देख के बहुत अट्रैक्टिव लगता था। और क्योंकि ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग जो हम रफली कैनवस पे, पेपर पे करते हैं, उसमें कोई स्कोप समझ में नहीं आ रहा था। तो एक लग रहा था कि हो सकता है एनिमेशन में स्कोप हो, क्योंकि एनिमेशन हम लोग देखते हैं, टीवी में मूवी बन रही है, एनिमेटेड मूवी बन रही है, या कुछ कुछ आगे चल के इसका स्कोप हो सकता है, वो चीज़ हम देखते थे। एनिमेशन जब मैंने देखने के लिए मैं कॉलेज वगैरह गया, और मेरे जो और भी रिलेटिव्स हैं उन लोगों को भी पता चला कि मैं एनिमेशन वगैरह ट्राई कर रहा हूँ, तो इतने ज़्यादा ताने मिलते थे मेरे को, और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि हमें तो लगा तू समझदार है, तू तो ऐसा निकला, तू तो ये निकला, तू तो ये कर दिया, तू तो वो कर दिया। मतलब बहुत कुछ सुनता था मैं, बहुत ताने, रिलेटिव्स लोगों से जो ताने मिलते थे उसकी कोई हद नहीं थी। और ऐसा ऐसा ताना मिलता था जिसको मैं आज भूल नहीं सकता। आज जितने भी लोग मुझसे प्यार से मिलते हैं, रिलेटिव्स वगैरह सब अब बहुत प्यार से मिलते हैं, लेकिन उस समय जो उन्होंने बोला था, सबकी लाइन, सबका एक एक लाइन दिल पे लिखा हुआ है, जिस तरीके से उस समय वो चुभा था। ओके, खैर, तो उस वक्त बहुत डिप्रेशन सा फील होता था कि यार करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा। और एनिमेशन मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था एक्चुअल में। सुना था कि इसमें स्कोप है, लेकिन जब मैं गया, लोग माउस में काम कर रहे हैं, मेरे को ब्रश चलाना है, वो माउस में काम कर रहे हैं, मेरे को पेंसिल चलानी है कैनवस पे, वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो एक पैशन सा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने पापा को बोला। पापा से मैं बहुत कम बात कर पाता था, और अभी भी कम कर पाता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट जैसे मैंने बोला थे। तो मैंने पापा को ये चीज़ बोला कि एनिमेशन कर सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने बोला। और पापा मेरे को बचपन से ड्राइंग, पेंटिंग करते हुए देखे थे। तो पापा ने एक डायलॉग मारा, ओके, और मेरा और पापा का सोच काफ़ी हद तक मतलब मैच है, मतलब वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। पापा भी बोलते हैं डिग्री बेकार है, मैं भी बोलता हूँ डिग्री बेकार है। पापा भी बोलते हैं कि सिर्फ स्कूल कॉलेज में क्या रखा है, खुद से सीखो, मैं भी वही बोलता हूँ। तो बहुत मेरा थॉट्स मेरे पापा के वजह से आया है, उनके डीएनए की वजह से आया है। ओके, इन सब चीज़ों को लेके कि जो चल रहा है दुनिया में वही क्यों करना है, कुछ अलग करा जा सकता है। ओके, जो सब बोल रहे हैं वही करोगे तो फ़ायदा क्या है, ये सब चीज़। पापा ने एक डायलॉग मारा कि विराट कोहली बैटिंग करता है, विराट कोहली को क्रिकेट बैट छुड़वा के वीडियो गेम में बैट पकड़वा देंगे तो खेल लेगा क्या। वो चीज़ मेरे को लगा कि यार सही बात है, मतलब पेंटिंग कर रहा हूँ मैं ब्रश से, उसको छोड़ के मैं माउस से बनाऊंगा तो क्या फील आएगा। तो फिर मैंने एनिमेशन स्किप किया, ठीक है। लेकिन एनिमेशन स्किप तो कर दिया, लेकिन ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग में स्कोप नहीं दिख रहा था। तो सीए चल रहा था, साथ में बीकॉम चल रहा था। अब मैंने डिसाइड किया एक टाइम के बाद कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं नहीं करूँगा सीए। और सीपीटी का एंट्रांस एग्ज़ाम देने के बाद, एंट्रांस में दे चुका था, मैंने डिसाइड किया कि मैं सीए नहीं करूँगा। रिज़ल्ट सीपीटी का अभी आया नहीं था, सीए का जो एंट्रांस एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट आया नहीं था, आने वाला था कुछ महीनों बाद। अब मैंने डिसीज़न ले लिया, मम्मी को बोला कि ना, मैं समझाया कि फ्यूचर में तो बहुत सीए हैं, यहाँ पे भी इतने सारे सीए हैं, सीए में ज़्यादा स्कोप नहीं है, आर्टिस्ट बनेंगे, आर्ट में ऐसा होता है वैसा होता है। एक माहौल बना और बहुत ज़्यादा रोध होके मैंने बोला मम्मी को। पापा को भी बोला, पापा भी कन्फ्यूज थे यार कि ठीक है, बार बार डिसीज़न चेंज कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि पापा सपोर्ट कर देते थे, लेकिन पापा को भी आइडिया थोड़ी था कि आर्ट की फील्ड में क्या किया जा सकता है, किसी को आइडिया नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है, हम लोग सोचते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें। क्या आपको क्लियर है आपकी फील्ड के बारे में, वो मैटर करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप सामने वाले को मना लोगे या अपने उस फील्ड को कंटिन्यू रखोगे। ओके, तो सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्फिडेंट होना, आपको क्लियर होते रहना, आप सब सीखते रहो, वो ज़रूरी है। खैर, उसके बाद फिर हाँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आर्ट की फील्ड में जाएंगे और सीपीटी उपीटी ये सब छोड़ेंगे, बीकॉम ई कॉम ये सब क्या है, ऐसे ही है। लेकिन बीकॉम क्या था ना, बीकॉम में हम लोग का ज़रूरी नहीं था अटेंडेंस देना। हम लोग का ये था कि साल में एक बार आओ, एग्ज़ाम दे के जाओ, ऐसा था सिस्टम। और जो साल भर नहीं आओगे, थोड़ी बहुत फ़ीस, थोड़ा फ़ाइन लगेगा, चल जाएगा। तो हमने कैलकुलेशन किया कि हाँ, साल भर नहीं जाएंगे
उसमें उससे ज़्यादा तो पेट्रोल का पैसा बच जाएगा। तो पेट्रोल का पैसा जितना हम लोग का बचेगा, फ़ाइन तो उससे भी कम है, तो फ़ाइन दे देंगे, इससे अच्छा कौन जाएगा कॉलेज। तो हमने 4 साल हमारा कॉलेज था, 4 साल में हम 3 दोस्त जाते थे, मैं, सोहम, रसूल, हम 3 लोग एक बाइक में जाते थे। हर दिन 45 रुपये का पेट्रोल भरा के तीनों 15 कंट्रीब्यूट करते थे और जाते थे जब भी एग्ज़ाम होता था। हम लोग जब भी जाते थे एग्ज़ाम के टाइम जाते थे बस। और 4 साल में हमने सिर्फ कॉलेज में एक क्लास अटेंड करी थी, 4 साल में सिर्फ एक क्लास, वो भी 1 घंटे के लिए मुश्किल से। ये हम लोग का कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड था, एक दिन नहीं गए कॉलेज। और ये जो 4 साल रहा कॉलेज का, उस समय मैं सिर्फ पेंटिंग ड्राइंग करता था। सबसे कोर टाइम था मेरा प्रैक्टिस करने का, और उसी के बेस पे ही जो हुआ है अभी तक, जो भी मैं स्किल्स पे बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, उसी बेस, वहीं पे बेस क्लियर हुआ था। और उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि अगर आर्ट की फील्ड मैंने चूज़ करी है तो सीखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज के डेट में अगर किसी को बोलता हूँ कि कभी भी सेल्फ टॉट हूँ, मैं खुद सीख जाऊँगा, खुद कर लूँगा, ये सब टाइम पास है। सीरियस हो तो कहीं ना कहीं से सीखो, सही इंसान से सीखो, और सीख के आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और सीखते जाओ। और 10 चीज़ें अभी सीखने को बाकी हैं। अटके ही रहोगे, ड्राइंग स्केचिंग यहीं पे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आगे कैसे जाओगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे एक सर थे, शरद कुमार पंडा सर, जो हमारे स्कूल में जहाँ पे मैंने 12th किया था, जहाँ पे मैं टॉपर हुआ था, जहाँ मेरा नाम लिखा था, वहीं पे वो सर ड्राइंग सिखाते थे। उनको मैं पहले से जानता था क्योंकि आर्ट करता था, ये सर पहले से जानते थे। तो सर से मेरा ऑलरेडी एक अच्छा कनेक्शन बन चुका था। तो सर के पास मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी। और ये चीज़ मैंने कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह में बोला भी है कि घर से छुप के मैं गया था सर के घर रात को। किसी को घर में नहीं बताया था कि मैं आर्ट की फील्ड में जा रहा हूँ। बताने से पहले की बात है कि मैं पहले सर से बात करके आया कि सर आप मेरे को सिखाएंगे क्या। सर बोले सिखाऊंगा। फिर ऐसे करके सर से मैंने सीखना शुरू किया। सर के पास मैं हफ्ते में 1 दिन जाता था, सीखता था, प्रैक्टिस करता था, जो भी चीज़ें हैं, स्टिल लाइफ कैसे करना है, या ड्राइंग क्यों ज़रूरी है, अपने ड्राइंग पे काम करना क्यों ज़रूरी है, ये ब्लेंडिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, ये सब जो चीज़ें थी वो उस वक्त क्लियर होनी शुरू हुई थी। और साथ में मैं पागलों की तरह यूट्यूब में जितने भी मास्टर्स हैं, स्पेशली इंटरनेशनल मास्टर, और इंडिया के किसी भी आर्टिस्ट को मैंने फॉलो नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि उस वक्त जब मैं यूट्यूब पे ये सब चीज़ देखना मैंने शुरू किया था, आर्ट की फील्ड में स्कोप कैसे बनाना है, या आर्ट में सीरियस डीप लेवल के एजुकेशन पे कोई नहीं बात कर रहा था। होंगे भी तो पता नहीं चलता था, मुश्किल से छुपा हुआ कोई होगा तो। सिर्फ क्या दिखता था, हीरो हीरोइन की फ़ोटो बन रही है, एक्टर एक्ट्रेसेस के ड्राइंग बना रहे हैं, वो सब दिखता था। जो कुछ चैनल्स, पुराने आर्ट के चैनल्स हैं जो इंडिया के हैं, वो सब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को था कि आर्ट को डीपली समझना। अब उस समय काफ़ी सारे ऐसे पुराने आर्ट के इंटरनेशनल वीडियोस मुझे मिलते थे, जहाँ पे कई बार आर्टिस्ट कुछ सिखाते नहीं थे, सिर्फ बोलते थे, समझाते थे। ये स्टिल लाइफ है, इसमें कॉम्पोजिशन ऐसे क्यों है, लाइट ऐसे क्यों आई, ये ऐसा क्यों हुआ, ये सब्जेक्ट को हमने ऐसे स्टेबल क्यों रखा, इस चीज़ को हम डिस्प्ले करेंगे तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। बहुत सारे ऐसे बातें सुनता था मैं, प्रैक्टिकल भी करता था और ऐसे बहुत सारे चीज़ों को सुनता था। और वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में भर गई थी कि ये थॉट्स, ये चीज़ें हैं। ओके। उसके बाद फिर एग्जीबिशंस वगैरह मैंने पहली बार अटेंड करना शुरू किया। दिल्ली गया, वहाँ पे एग्जीबिशन देखा, खुद का आर्टवर्क लेके गया, और उसका भी एक अलग ही जर्नी है। घर से आर्टवर्क कैसे लेके जाता था मैं, उसका भी एक अलग ही, कोई सुनेगा तो उसको यही लगेगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता था क्योंकि मेरे लिए बहुत नया था कि एग्जीबिशन जाओ, देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि ऐसा भी टाइम था कि मैं बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को रात भर ट्रेन में पकड़ पकड़ के भी बैठा हूँ, रात भर जग के, कि ये पेंटिंग को कुछ हो ना जाए, कुछ नुकसान ना पहुँचे। और बहुत, मतलब मेरे दोस्तों को पता है, एक मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है सोहम, वो भी देख रहा होगा तो समझ पाएगा वो, कि कैसे हम लोग 10-10 रुपये बचाने के लिए, ऑटो का 10-10, 20-20 रुपये बचाने के लिए 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर धूप में चलते थे और पसीने से भीग के काम करते थे उस वक्त। और उसका अलग ही मज़ा था। मतलब वो हम लोग आज भी बैठते हैं, बात करते हैं तो बहुत अलग सुकून मिलता है कि क्या टाइम था यार, मज़ेदार टाइम था। मतलब आज जब देखता हूँ मैं लोगों को कि यहाँ पे इतना मेहनत लग रहा है, इतना मेहनत लग रहा है, कुछ मेहनत नहीं है, सब मज़ा है। लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल से आपको, और ना क्या है कि आर्ट में मैं सीरियसली दिन भर काम करूँगा, ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी।
जब मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रोफेशनली आर्ट की फील्ड में जाऊंगा तो नो डाउट डिप्रेशन वाला माहौल था कि क्या करना है कुछ नहीं पता। लेकिन क्योंकि मैं दिन भर आर्ट वर्क करता था और आर्ट रिलेटेड चीज़ें सुनता था और आर्ट रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ही बात करता था, आर्ट रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ही सोचता था, तो मेरे को मज़ा बहुत आ रहा था, शांति फील होती थी। और उस वक्त मैं और ज़्यादा अकेला भी अपने आप को रखता था। कहीं रिलेटिव के पास नहीं जाता था क्योंकि मुझे जानता था वहाँ जाऊँगा तो क्या बोलेंगे। कहीं नए कुछ लोगों के साथ कुछ नहीं जाता था कि मैं जानता था वो जाऊँगा तो लोग क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, आर्ट क्यों लिया, ये वो। जितने ज़्यादा लोगों के साथ जाएंगे उतना वो लोग डिमोटिवेट करेंगे। इसीलिए बस मैं अकेले अपने रूम में अपने आप को बंद करके प्रैक्टिस करता था। मेरे घर वाले पेरेंट्स थे, 4 लोगों की हमारी फैमिली है, उसी के बीच में बंद होकर मैं काम करता था। और कहीं आसपास यार दोस्त जो थे वो तो चल अच्छे थे, तो उनके साथ तो मैं मिलता ही था। लेकिन और कोई रिलेटिव के पास जाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मजबूरी में जाना पड़ता था, कभी कभार शादी वादी है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इग्नोर करता था जिससे जितना हो सके किसी से बात ना करनी पड़े, क्योंकि आर्ट से रिलेटेड कोई कुछ बोल देगा मेरे को स्ट्रेस हो जाएगा, मुझे नहीं करनी है बात। ये चीज़ मेरा माहौल था उस वक्त का। ओके, तो ये उस वक्त का माहौल मैं शेयर कर रहा हूँ जब मैं 4 साल कॉलेज में था। ये 4 साल में मैं ये सब कर रहा था, अपना दिन भर प्रैक्टिस, सर से सीखना, यूट्यूब पे आर्टिस्टों को रिसर्च करना, कौन क्या इंटरनेशनली क्या बोल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसा हो रहा है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, क्या क्या आर्ट के कॉलेजेस में क्या क्या होता है। हाँ, आर्ट के कॉलेजेस के बारे में भी मैं सुनता था, BFA कर लो, MFA कर लो, ये सब भी मैं सुनता था जब मैं ऑलरेडी BCom कर रहा था। एग्जीबिशन में जाना, अलग अलग शोज़ अटेंड करना, जहाँ जहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ करता था, अलग अलग आर्टिस्टों की पेंटिंग देखना, तो ये सब चीज़ मेरा वो 4 साल में रगड़ के काम चल रहा था। ओके, और उस 4 साल में मेरा आर्टवर्क बहुत फास्ट इंप्रूव हुआ है। अगर मैं किसी और आर्टिस्ट का वर्क देखता हूँ और मैं अपना वर्क देखता हूँ, मुझे फील होता है कि वो जो 4 साल था बहुत कम टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। और मुझे ऐसा फील होता है, और ये चीज़ मैं कई बार बोलता भी हूँ, कि प्रैक्टिस सब कुछ नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने समझदारी से प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं चाहता तो बस पागलों की तरह पेंटिंग और ड्राइंग कर सकता था, बट मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि समझ के करने से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए मैं सर के पास गया था सीखने, इसीलिए मैं अलग अलग आर्टिस्टों को फॉलो करता था। इसलिए कभी भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सेल्फ टॉट। जो लोग बोलते हैं कि मैं सेल्फ टॉट हूँ, यू आर ऑलरेडी गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आपको समझना पड़ेगा, इतना मौका है, इतनी चीज़ें मिल रही हैं, उसका फ़ायदा अगर आप नहीं उठा रहे हो तो आप सेल्फ टॉट नहीं हो, आप बेवकूफ़ हो। ओके, और ये कड़वी सच्चाई है। इतने अलग लेवल पे आर्ट जा चुका है, हमारे थॉट का टेस्ट होता है कि कैसा आप सोच रहे हो, क्या दुनिया में चल रहा है। जब आप एब्जॉर्व ही नहीं कर पाओगे दुनिया में कि चल रहा है, आप सिर्फ अपनी पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ये सोच के कि मैं खुद कर रहा हूँ, खुद ही कर लूँगी, खुद ही कर लूँगा, और इतनी चीज़ों को आप मिस कर रहे हो, तो 5 साल बाद आपको फील होगा कि आप और 5 साल पीछे जा चुके हो, आगे नहीं। तो इसीलिए सीखते रहना और समझते रहना और ओपन रहना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बहुत ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट आर्टवर्क को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, मैं ट्राई करता था एब्स्ट्रैक्ट को भी समझूं, मैं ट्राई करता था फिलोसॉफिकली चीज़ों को भी समझ में आया कि क्या चीज़ें, क्या थॉट क्या है। न्यूड आर्टवर्क पहली बार सुना था, वो बहुत अजीब था मेरे लिए, लेकिन उसको फिर समझा, उसके ऊपर काम किया, थॉट के लेवल पे चीज़ें क्लियर हुई। तो आर्ट के स्किल्स, थॉट, ये सब चीज़ क्लियर होते चले गई। और वो 4 साल में जो इम्प्रूवमेंट आई या जो अंडरस्टैंडिंग आई, क्लैरिटी आई, अलग अलग आर्टिस्टों से अलग अलग एग्जीबिशन जाके, एग्जीबिशन जाने का मतलब एग्जीबिशन अटेंड करना ही नहीं होता, वहाँ पे और भी जो आर्टिस्ट थे उनसे सीखना, समझना, एक मैच्योरिटी आई थॉट के लेवल पे, आर्ट की फील्ड को लेकर एक मैच्योर ब्रॉड पर्सपेक्टिव बना। वो चीज़ कहीं ज़्यादा बड़ा होता है किसी आर्ट के कॉलेज में जाने से। और ये चीज़ मैं आगे आपको शेयर करता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है बट आई फील ये ज़रूरी है सब कुछ शेयर करना एक बार में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा अर्निंग करना शुरू करते हैं। 4, 5, 6, 8 बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया, ड्राइंग की क्लासेस देनी शुरू करी। जब मैंने क्लासेस देनी शुरू करी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था मैं क्या पढ़ाऊँगा, क्या सिखाऊंगा, बट पागलों की तरह सुन रहा था, इतने साल से चीज़ों को, आर्ट को कंज्यूम कर रहा था। देखो, जो आप कंज्यूम करते हो ना, वही बाहर निकलता है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप किन लोगों की बातें सुनते हो, आप क्या क्या चीज़ देखते हो, क्या क्या चीज़ आप करते हो, वही चीज़ बाहर निकलेगी।
आप अगर नेगेटिविटी सुन रहे हो कि रिलेटिव ने ये बोला, उसने ये बोला, और वही चीज़ आपके दिमाग में चल रही है कि उसने डिमोटिवेट कर दिया, इसने मोटिवेट कर दिया, इसने अच्छा बोल दिया, इसने बुरा बोल दिया, तो आप अभी तक टाइम पास कर रहे हो। इन सब से हटना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आर्ट की फील्ड में जा रहे हो, वो चीज़, उस चीज़ से रिलेटेड हज़ार चीज़ें हैं, उसको कंज्यूम जब हम करते हैं डीप लेवल पे, तो वही चीज़ दिमाग में भर जाती है अच्छे से। फिर किसी और को चीज़ों को सिखाने में मज़ा आना शुरू होता है। तो मैंने जब टीचिंग देना शुरू किया तो मज़ा आ रहा था। छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाना, ये सब मैं शुरू किया। उस वक्त भी रिलेटिव लोग जो आसपास थे, उनका बहुत नेगेटिव सा स्टेटमेंट आता था कि ये क्या कर रहा है, इसका बेटा तो ये बन गया, उसकी बेटी तो वो बन गई, उसको देखो वो ये कर रहा है, ये कमा रहा है, ऐसा अर्निंग कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तू क्या कर रहा है। आता था, मैं इग्नोर करता था। मैं बोला भाड़ में जाए दुनिया। मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरे सब जो अपनी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, जो अपना 4 लोगों का फैमिली है, ये है। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम करो, ठीक है। मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। एक टाइम के बाद मैं ढीठ हो गया था। बोलते रहो पागलों की तरह, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं ढीठ बन चुका था, बहुत ढीठ, बहुत गुस्सा भर गया था मेरे को उस वक्त। मैं बहुत गुस्सा करता था, बहुत ज़्यादा। ओके, अभी मैं उतना नहीं करता हूँ, अभी उतना आता नहीं है, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उस समय बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा माहौल था। ओके, और क्योंकि ऐसा तो नहीं ना आपकी अपने रिलेटिव को जाके चिल्ला दो या मुंह में गाली दे दो, नहीं कर सकते, तो मन में वो और भरता चला जाता है। तो ये टाइम था। उसके बाद फिर बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। 1-2 बच्चों के, और फिर कई लोगों को पता चला कि मैं सिखाता हूँ, तो दूसरे घरों से भी फ़ोन आने लग गए। तो मैं वहाँ घर जा के कुछ लोगों को मैंने सिखाया। सर के पास सीखता था, तो सर से मेरा बहुत क्लोज़ बॉन्डिंग बन गया था। तो जो मेरे सर थे, पंडा सर, उनके साथ मेरा एक दोस्ती वाला भी बॉन्डिंग बन गया था। मैं सिर्फ सीखने भी नहीं जाता था। कई बार सर मेरे को ऐसे ही बुलाते थे कि यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, आके देख कैसा लगेगा। कई बार सर अपना काम करते थे तो मेरे को पूछते थे कि तेरे को, तू बता इसमें क्या ठीक कर सकते हैं। मतलब अब डिस्कशन होने लग गया था, और वो बहुत एक अलग माहौल बन गया था। फिर उसके बाद हमारा घर शिफ्ट हुआ, हमारी फैमिली शिफ्ट हुई। तो उस समय फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की बात, अप्रॉक्स 18 की शुरुआत की बात। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6.5 साल करीब पहले की बात है। तो जब हम शिफ्ट हुए तो फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि सारा पैसा जितना भी पापा ने सेव किया था आज तक, उसके बेस पे एक घर ले लिया पापा ने, ठीक है। तो फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा, पहली बार लाइफ में फील हुआ कि फाइनेंशियल प्रेशर होता क्या है। क्योंकि उससे पहले जहाँ हम रहते थे, कभी पैसों को लेके इतना कभी सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग के खर्चे भी उतने थे नहीं। क्या खर्चे करेंगे, छोटा सा जगह था, गांव जैसा, दोस्त यार थे, घूमना फिरना होता था, स्कूल की फ़ीस ज़्यादा नहीं थी, सब बहुत नॉर्मल था। लेकिन पहली बार फाइनेंशियल प्रेशर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और क्योंकि एज भी धीरे धीरे बढ़ती है आदमी की, तो आगे क्या करना है, वो सब चीज़ आता है। और एक बहुत ही अच्छी लाइन कही जाती है कि अगर आप घर के बड़े बेटे हो, हमारे घर का बड़ा बेटा हूँ, तो घर के बड़े बेटे को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देता नहीं है। मेरे घर वाले कभी नहीं बोले कि तू स्ट्रेस ले, वो यही बोलते हैं कि तू स्ट्रेस मत ले, तू टेंशन मत ले। लेकिन स्ट्रेस लेता नहीं आदमी, हो जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और हर किसी का डीएनए अलग अलग है, हर कोई इंसान इन सब मामलों में अलग टाइप का है। मैं जिस टाइप का हूँ, मेरे को 100 चीज़ें दिमाग में एक साथ फील होने लग गई कि घर भी चलाना है, पेरेंट्स को सपोर्ट भी करना है, ओके, फ्यूचर में शादी होगी, बहन की शादी होगी, मतलब मैं आने वाले 8-10 साल के बाद का सोचना भी शुरू करता हूँ। इतना ज़्यादा प्रेशर मैं लेना शुरू कर चुका था अंदर ही अंदर। और मैं ये सब चीज़ पहली बार लाइफ में किसी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी अपने घर वालों को भी ये सब बात नहीं बोलता हूँ, पता नहीं मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि कभी ना कभी वीडियो किसी न किसी को रिलेटेबल लग जाए, हेल्प कर जाए, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे पास एक ही चीज़ थी, जो मेरा आर्ट का नॉलेज था, या जो मैंने टीचिंग देना थोड़ा बहुत शुरू किया था, वो उसके बेस पे मैंने टीचिंग देना शुरू किया वापस से। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे आना शुरू हुए, और मेरा ये चीज़ क्लियर था कि मैं अपना 100% से ज़्यादा दूंगा। मैं फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करना छोड़ के दिन भर यही सोचता था कि मैं अपना 100% दूंगा, अब जो भी काम मेरे को मिलेगा, ओके। और बहुत मतलब
अब मैं ये जो स्टोरी बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और भी स्टोरीज़ हैं, बहुत डिटेल में जाऊँगा तो पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि कई बार मैंने बहुत बार ऐसा सोचा कि आर्ट की फील्ड को छोड़ दूँ, बहुत बार ऐसा सोचा कि कुछ और काम कर लूँ, बहुत बार ऐसा हुआ भी कि मैं आर्ट छोड़ के दुकान में बैठना शुरू किया, कुछ और काम करना शुरू किया, लेकिन घूम फिर के मैं आर्ट करना शुरू कर देता था क्योंकि मन नहीं लगता था कहीं भी। और ऐसा हुआ है बहुत बार, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ें हुई हैं इन 4-5-6 साल के अंदर, जो कॉलेज का वो सब टाइम था। तो उसमें वो 4-5 साल सुनने में 4 साल बहुत छोटा सा लगता है, उसके अंदर हुई हज़ार चीज़ें। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे और बच्चे आए और बच्चे आए और बच्चे आए और बच्चे आए और बच्चे आए, धीरे धीरे क्लास थोड़ी ग्रो हुई। उसी बीच में कमीशन वर्क्स भी मुझे मिलने शुरू हो गए थे। कमीशन वर्क जब मिलने शुरू हुए तो एक कंपनी थी पोर्ट्रेट फ्लिप करके, उन्होंने मुझे पहली बार एक कमीशन ऑर्डर दिया और मैंने पूरा 100% उसमें लगाया। उसमें भी उसका भी एक अलग जर्नी है, उसका भी एक अलग डिटेल स्टोरी है, लेकिन जैसे तैसे करके एक कमीशन वर्क, क्योंकि मेरा पहला इंटरनेशनल कमीशन था, पहला कमीशन वर्क मेरा ऑस्ट्रेलिया के लिए था। तो ऑस्ट्रेलिया पहला कमीशन वर्क उनसे, उस कंपनी से। उससे पहले मैंने और भी कमीशन वर्क किए थे आसपास दोस्त यार जो रिलेटिव के कुछ पहचान वाले लोगों के लिए, लेकिन वो मेरा पहला इंटरनेशनल कमीशन वर्क मुझे मिला था ऑस्ट्रेलिया का। तो उसको जैसे तैसे करके हमने कंप्लीट किया और उसकी जो प्राइस थी वो करीब 3-3.5 हज़ार रुपये थी जो मैंने चार्ज किया था उस वक्त। अब वो प्राइस मैं क्या चार्ज करता, वो सामने वाली कंपनी उतना ही दे रही थी, उस समय उनकी प्राइस उतनी ही थी। और मैं क्यों नया था तो ऑब्वियस सी बात है मैं और डिमांड नहीं कर सकता था, और मेरे लिए भी उस समय मेरा सिचुएशन ऐसा था कि कुछ भी काम आए मेरे को एक्सेप्ट करना था उस चीज़ को। तो मैंने अपना 100% दिया, वो कमीशन वर्क कंप्लीट हुआ। तो कमीशन वर्क भी मुझे और मिलने लग गए, अच्छा सा कमीशन वर्क जब मैंने किया तो कमीशन वर्क्स मिलते मेरा फिर टाइम, मेरा जो दिन का शेड्यूल था वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा दिन कैसा था उस वक्त। मेरा दिन ऐसा था कि रात को 2 या 3 बजे मैं सोता था। बचपन से मैं सुबह उठने और रात को जल्दी सोने वाला लड़का रहा हूँ, ओके, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे हेल्थ को लेके कि जल्दी उठना ज़रूरी है। तो वो मेरा बचपन से वैसा शेड्यूल था। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं रात को 2-3 बजे सोना मेरा आदत बन गया। क्यों? क्योंकि कमीशन वर्क जब हम करते थे ऑयल पेंटिंग में तो एक लेयर करने के बाद उसको सुखाना ज़रूरी होता है। तो रात को जब मैं एक लेयर कर देता था तो अगले दिन तक वो लेयर, रात भर जब मैं सो रहा हूँ तो एक लेयर सूख रहा है, तो अगले दिन उठते साथ मैं उसको काम कर सकता हूँ। इसलिए उस पेंटिंग का एक लेयर कंप्लीट करना उसी दिन ज़रूरी होता था, क्योंकि अगर मैंने उसको आज कंप्लीट नहीं किया तो 2 दिन और ज़्यादा लग जाएगा पेंटिंग ख़त्म करने में, और डेडलाइन के अंदर हम क्लाइंट को कमीशन वर्क नहीं पहुंचा पाएंगे। तो बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शन बहुत रहते थे कमीशन वर्क करते समय। तो मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं रात को 2-3 बजे तक सोता था, सुबह मैं उठता था, लगभग मैं 5-6 घंटे सोता था, 5 या 6 घंटे। तो अगर मैं रात को सो रहा हूँ 3 बजे तो सुबह मैं उठ रहा हूँ अगर 8 बजे उठ के फ्रेश होके मैंने कमीशन वर्क पे काम करना शुरू किया। कमीशन वर्क पे काम किया एक टाइम तक, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा टाइम दिया अपनी प्रैक्टिस को। उसके बाद शाम को मैं क्लासेस लेता था और क्लासेस के बाद फिर से कमीशन वर्क करता था। तो मेरा दिन के 4 हिस्से थे, कमीशन वर्क, अपनी प्रैक्टिस, क्लासेस, फिर से कमीशन वर्क। तो दिन भर मैं काम कर रहा था और ये सिलसिला चला है कम से कम लगभग 2 साल मिनिमम, मतलब 2 साल रगड़ के ऐसा शेड्यूल था कि बहुत टाइट शेड्यूल, मैं घर से बाहर निकल नहीं सकता था। और क्योंकि शहर हमने बदला था, मेरे यहाँ कोई दोस्त यार थे नहीं, किसी को मैं नहीं जानता था और मैं दोस्त बनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो हैं, जो थे वही हैं। मुझे नए दोस्त बनाने का कोई शौक़ नहीं है। हाँ, दोस्ती हुई है काफ़ी लोगों से, लेकिन वो दोस्ती जो थी वो वही दोस्ती थी और वही दोस्ती है अभी तक। तो मैंने ये भी डिसाइड किया था कि शहर बदल रहा है, सब कुछ पहली बार होगा, नया होगा माहौल, तो मैं किसी से दोस्ती यारी में नहीं पढ़ूंगा, काम करूंगा बस। तो ऐसा था शेड्यूल 4 हिस्सों में, जैसे मैंने बताया, कमीशन वर्क, क्लासेस, अपनी प्रैक्टिस, कमीशन वर्क, क्लासेस, अपनी प्रैक्टिस, यही चलते रहता था। सेविंग्स होती थी उधर से, जो भी पैसा आता था मैं घर में दे देता था। जो भी मैं क्लासेस से अर्निंग करता था, जो भी कमीशन वर्क से होता था, मैं घर में दे देता था, क्योंकि घर की अर्निंग एक तरीके से ज़ीरो थी। मेरे ऊपर पूरा घर डिपेंड हो गया था उस वक्त, उस टाइम पे। तो मैं शुरुआत धीरे धीरे जब मैंने किया तो वो 10,000 रुपये महीने में अर्निंग करता था, ओके। उसके बाद धीरे धीरे वो 15,000, 20,000, 25,000 के आसपास, 25-30 हज़ार तक भी पहुंचा।
तो ये टाइम ऐसा चल रहा था, ऊपर नीचे थोड़ा होता था क्योंकि बच्चे आते थे, कई बार बच्चे छोड़ देते थे क्लासेस, कई बार ज़्यादा बच्चे आ जाते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने डिसाइड किया यार बहुत कुछ सीखना बाकी है। मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा घुसे रहती है और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी घुसी हुई है कि बहुत कुछ सीखना है। मतलब इतना सीखने को है कि कुछ बोल नहीं सकते अभी। और जितना बोलते हैं ना कि जितना आप सीखोगे उतना फील होता है कि कुछ नहीं जानते। मेरे को हर एक सेकंड यही फील होता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब ये चीज़ चल रही थी तो मैं अलग अलग इंटरनेशनल आर्टिस्टों को फॉलो करता था मेरे उस टाइम पे, जब मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। अलग अलग आर्टिस्टों के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, उनका ऑनलाइन कोर्सेस, ये सब मैं सोचता था कि मैं क्या ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। जो मेरी सेविंग्स होती थी मैं उसी को घर में देता था और थोड़ा अपने पास रखता था इन्वेस्ट करने के लिए, वापस री इन्वेस्टिंग, ओके, ताकि मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और नॉलेज गेन हो सके। साथ ही साथ जब मेरी क्लासेस चल रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि क्लासेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग सीखना हो सकता है। मार्केटिंग अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस, ये सब भी मेरा पैशन है। मेरा सिर्फ पैशन ड्राइंग पेंटिंग करना नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट इसमें भी आता है। आई लव मार्केटिंग, आई लव बिजनेस, एंड ये चीज़ भी मैं इंटरेस्ट के साथ करता हूँ, मजबूरी में नहीं, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। और एक टाइम ऐसा भी था, ये चीज़ थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, कि जब हम शिफ्ट हुए थे 2018 के स्टार्टिंग में करीब, उससे पहले एक मेरा दोस्त था सोहम, और आज सोहम और मैं साथ में काम कर रहे हैं। हम लोग बचपन के दोस्त हैं और अभी साथ में काम कर रहे हैं तो और मज़ा आता है। लेकिन उस वक्त मैं और सोहम सिंगिंग करता था, मैं पेंटिंग करता था, तो हम लोग वीडियोज़ बनाया करते थे। वो सिंगिंग कर रहा है, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और वीडियो बना रहे हैं, सोचते थे कुछ अलग करेंगे। तो उसका भी एक अलग टाइम था जब हम लोग साथ में वीडियो शूट करते थे, साथ में बैठ के रात भर एडिटिंग करते थे, तो वो भी एक टाइम था। तो मैंने बोला ना, वो 4 साल लगने को 4 साल थे बस। वो 4 साल में इतनी चीज़ें हमने ट्राई करी हैं, इतना एक्सपेरिमेंट किया है, स्पीड पेंटिंग, स्टेज में जाके पेंटिंग करना, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का ट्राई करना, अलग अलग जगह जाके मैं यूट्यूब का वीडियो शूट करता था। तो 2-3 चैनल मैंने यूट्यूब के खोले थे जो कि सब बंद हो चुके हैं, अभी मैं कोई यूज़ नहीं करता हूँ। तो वो 1000 टाइप के एक्सपेरिमेंट हमने वो 4 साल में, 4 साल 5 साल जो भी था, अच्छे से किया था। टीचिंग देना, उस समय मुझे डांस का भी इंटरेस्ट था, तो मैं डांस की क्लासेस भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभार लेता था। बहुत कुछ मैं उस 4 साल में बहुत मैंने किया, बहुत अलग अलग चीज़ें। अब कट टू ये वाला सीन, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिज़नेस वगैरह का भी इंटरेस्ट है, तो इस वक्त क्योंकि हमने पास्ट में वीडियो एडिटिंग वगैरह भी किया हुआ था थोड़ा बहुत, तो मेरे को उसका भी नॉलेज था थोड़ा बहुत। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरी क्लास चल रही है, मेरा कमीशन वर्क चल रहा है, मेरी खुद की प्रैक्टिस चल रही है, साथ में मैं यूट्यूब चैनल वगैरह भी स्टार्ट करूँगा। और यूट्यूब चैनल से पहले मैंने गूगल में बिज़नेस पे लिस्टिंग करना, अपनी क्लासेस को ऑनलाइन लेके जाना, कैसे ऑनलाइन ये सब सेटअप होता है वो सब चीज़ देखना, वो सब करना शुरू किया। गूगल में बिज़नेस पे मेरा रैंक 1 धीरे धीरे मेरा पहुंच गया, वहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स आने लग गए। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब मैं मना करता था स्टूडेंट को कि मत आओ, मेरे पास और जगह नहीं है, मेरे पास और टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम क्योंकि फिक्स था, इतना ही टाइम मैं दे सकता था कमीशन वर्क को जो कि मुझे क्लाइंट के लिए ख़त्म करना था, इतना ही टाइम दे सकता था मैं अपनी प्रैक्टिस को, और इतना ही टाइम दे सकता था मैं अपनी क्लासेस को। और क्लासेस धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। एक बैच में, पहले मैं एक बैच रन करता था 1.5 घंटे का, जिसमें 15 से 20 बच्चों को मैं पढ़ाता था। उसके बाद 2 बैच, 3 बैच, एक दिन में 2-2 बैच, ऐसे करके 3-4 बैचेस में रन करना शुरू कर चुका था आर्ट की क्लासेस में। धीरे धीरे जब मैं जो सिखा रहा था वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खुद भी सीखता था कि सिखाएं और बेहतर कैसे। तो जो मेरे पास बच्चे आते थे ड्राइंग सीखने, वो इतना ज़्यादा अच्छा ड्राइंग करने लग गए थे, और उनमें से कुछ बच्चे जो क्लास 4-5 में हैं इतना अच्छा ड्राइंग करने लग गए थे जितना कोई BFA डिग्री होल्डर भी नहीं करता था। ओके, और इस बात के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ एज ए टीचर कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे। और उस चीज़ को देख के और भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे मेरे पास आने के लिए। धीरे धीरे मेरे शहर से मुझे आर्ट कंपटीशन में जजमेंट के लिए, जज बनने के लिए ऑफ़र आने लग गए, और भी लोग जानने लग गए। तो बहुत ऑफ़र, मतलब क्लास के लिए मेरे पास बहुत ऑफ़र आने लग गए। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि मैंने मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करी थी, और ऑनेस्टी के साथ मैं काम करता था, क्योंकि जो मैं कर रहा था उससे सामने वाले की ग्रोथ होती थी। एंड द बेस्ट मार्केटिंग यू कैन डू इज़ वर्ड ऑफ माउथ, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। जब लोग आपस में आपके बारे में अच्छी बातें करना शुरू कर दे, दैट इज़ वेयर यू रियलाइज़ कि आपने अच्छा काम किया है। और मेरे जो 2 स्टूडेंट थे, एक पलक एक परी, ओके, दोनों बहुत प्यारी बच्चियाँ, क्लास
3-4 में थी वो लोग, उस वक्त छोटे छोटे बच्चे आते थे, उनको नेशनल प्राइज़ भी मिला था जो एक आर्ट वर्क मैंने उनको करके दिखाया था। ओके, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग पे उनको कुछ बनाना था, तो उसके ऊपर एक क्रिएटिव ड्राइंग मैंने उनको बनाने का आइडिया दिया था, तो उनका नेशनल रिकॉर्ड में वो सिलेक्ट भी हुआ था, नेशनल कंपटीशन में। तो ऐसे और नाम फैला और लोग आए, तो वो सारी चीज़ें। अब ये सब चल रहा था, गूगल में बिज़नेस और वो सब मैंने बताया, मार्केटिंग वगैरह मैं सीख रहा था। उसके ऊपर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, ह्यूमन साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये सब वर्ड्स मुझे अट्रैक्टिव लगते थे, वो सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करता था मैं जानने का। उसके बाद फिर कोविड का टाइम जब आया, कोविड 19 में, तो 19 तक मेरी अच्छी खासी, मैंने वो एकेडमी को, एरेना आर्ट एकेडमी नाम रखा था मैंने, उसको अच्छा खासा ग्रो कर लिया था। कमीशन वर्क भी मैं कर रहा था, एकेडमी में मैं ग्रो कर रहा था। और एक टाइम के बाद जो कंपनी से मैं कमीशन वर्क लेता था, उस कंपनी ने ऑर्डर देना बंद कर दिया था मुझे, क्योंकि वो कंपनी चाइना शिफ्ट हो रही थी, उनके ऑर्डर्स चाइना जा रहे थे। तो इंडिया के आर्टिस्ट से वो अब काम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनको एक स्टूडियो मिल गया था, क्योंकि वो बिज़नेस के हिसाब से सोच रहे थे। उस समय मुझे बहुत हर्ट लगा था, हर्ट फील हुआ था कि यार काम, एक कमीशन वर्क का काम बंद हो रहा है मेरा। लेकिन आज मैं सोचता हूँ तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, वो अपने हिसाब से सही थे, क्योंकि उनको अपना बिज़नेस ग्रो करना था। और बिज़नेस में कोई एक इमोशनल डिसीजन पे बेस्ड नहीं होता, वो बहुत सारे और चीज़ें उसमें होती हैं। तो कमीशन वर्क मुझे वहाँ से मिलने बंद हो गए, लेकिन तब तक मैंने अपना यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट कर दिया था, तो कई सारे कमीशन वर्क मुझे डायरेक्टली भी मिलने शुरू हो गए थे। तो मैं यूट्यूब पे फिर लग गया, मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाता था, अच्छी खासी मैं अपनी एकेडमी रन करता था, अपनी प्रैक्टिस करता था। तो ये मेरा दिन फिर बन गया था कि यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट बनाना, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना, वो सब चीज़ समझना, अपने काम पे एक फोकस करना, और क्लासेस वगैरह रन करना। और साथ में मैं बीच बीच में एग्जीबिशंस वगैरह वहाँ पे भी जाता था, कभी कभार बीच बीच में, साल में 1 बार 2 बार बाहर जाके देखना क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं जो प्लस माइनस रही ज़िंदगी में, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूँगा। मैं भी प्रोफेशनल जर्नी सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर्सनल जर्नी जो रहा सिचुएशन, उससे काफ़ी कुछ इम्पैक्ट होता था मेरा काम, स्ट्रेसफुल माहौल था, लेकिन छोड़ते हैं उसको, अभी इसको समझते हैं। उसके बाद फिर जब ये टाइम चल रहा था, जब मैंने बताया आपको यूट्यूब चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब जो कर रहा था मैं कोविड से पहले, ये सब जो चल रहा था, इसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं आर्ट का कॉलेज ज्वाइन करूँगा। क्योंकि मैंने अभी तक सुना था कि आर्ट की डिग्री ज़रूरी होती है, डिग्री मिल जाएगी आर्ट की तो लोग आपको डिग्री से जानेंगे, लोगों को पता रहेगा कि यार ये आर्टिस्ट ऐसा ही आर्टिस्ट नहीं है, इसके पास डिग्री है, डिग्री रहेगी तो लोग सीरियसली लेंगे, और ऐसा मैं सोचता था। उसके बाद फिर पास में एक आर्ट का कॉलेज था, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, एंट्रांस एग्ज़ाम था, बीएफए का एंट्रांस दिया, एंट्रांस में मैं फ़र्स्ट भी आया था। ओके, मेरे घर वाले फ़ोन कर रहे हैं कि एंट्रांस में अगर पास नहीं होगा ना तो टेंशन मत लेना। मैंने बोला फर्स्ट आया हूँ, तो चौंक गए थे, क्योंकि जो चीज़ मैं, वो बोला ना, मैं 4 साल जो किया था, वो 4 साल की जर्नी आज काम आ रही थी जब मैंने पहली बार एंट्रांस एग्ज़ाम दिया था बीएफए के लिए। तो बीएफए के एंट्रांस में क्या क्या होता है, कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ आर्ट हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, मेनली 2 चीज़ें होती हैं, लाइव स्टडी करना होता है, एक कॉम्पोजिशन से ड्राइंग करनी होती है, यही सब था। और ये सब तो मैं 4 साल से कर ही रहा था, बाहर जाके प्लेन एयर करता था, घर में स्टिल लाइफ करता था, सर के पास जाता था तो वो लाइव स्टडीज़ करवाते थे, तो वो सब चीज़ों की मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी। और मैं लाइव स्टडी बहुत करता था उस वक्त, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को गैलरी वगैरह से ऑफ़र आते थे, लाइव स्टडी करके दिखाओ आके यहाँ पे सबको और सिखाओ, ऐसे ऑफ़र्स आते थे मेरे को उस वक्त। तो एक तरीके से मैं सुपर कॉन्फिडेंट था जब मैं एग्ज़ाम दिया, तो कि ये तो बच्चों का चीज़ है, तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ, अभी आप लोग इसको दे रहे हो। खैर जो भी रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा माहौल रहा। एंट्रांस दिया, सिलेक्शन हो गया, घर आ गया वापस। अब जब मैं घर आया तो आप मेरी सिचुएशन एक बार समझना, मैं ऑलरेडी 4 बैचेस चला रहा हूँ, पूरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंडेंट था फाइनेंशियली, जो मेरी अर्निंग होती थी मैं घर में देता था, उससे फैमिली चल रही थी उस वक्त। इस सिचुएशन में मैं कॉलेज, सब काम छोड़ के कॉलेज में कैसे एडमिशन ले पाता, पॉसिबल नहीं था, फैमिली ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे लिए। तो मैंने फोकस किया इस बात पे कि कॉलेज जाऊंगा सिर्फ एग्ज़ाम देने, अपना एक ही तरीका है, कॉलेज जाओ एग्ज़ाम देने, सारा प्रैक्टिस पढ़ाई खुद से, इधर उधर से जहाँ गुरु मिल जाए उनसे सीखो, कॉलेज की दीवारों में कुछ नहीं रखा है। ओके, अब कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे या जिनका वो वक्त था, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा,
या किसी और की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन कॉलेज में जो चीज़ें सिखाई जा रही थी वो मैंने ऑलरेडी उस 4 साल में किया हुआ था। तो मुझे ऐसा फील होता था कि वही चीज़ करके क्या फ़ायदा। अब देखो, मैं ऐसा फील करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फील करता हूँ कि बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए। तो एक टाइम के बाद मैं बोर हो जाता हूँ कोई चीज़ को बार बार करके। तो जो चीज़ मैं ऑलरेडी कर रहा था 4 साल से, उसको फिर से आप शुरू से सिखा रहे थे, और बहुत सारी एडिशनल चीज़ें सिखाते हैं कॉलेज में ज़बरदस्ती। मतलब क्राफ्ट करो, ये वुड कटिंग करो, ये प्रिंट मेकिंग करो, क्या करेंगे उसको करके, सब बेकार है। मतलब इसीलिए मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ कि क्यों करवा रहे हो ज़बरदस्ती, काम नहीं है तो। मेरे को बनना है आर्टिस्ट, मेरे को पेंटिंग करना है, आप बता रहे हो क्राफ्ट करना, आप बता रहे हो वुड कटिंग करके दिखाना। अगर मेरे को वुड कटिंग करने में ही मज़ा आता तो मैं क्या बचपन में एनिमेशन नहीं ले लेता? नहीं लिया ना, क्योंकि मेरा पैशन ही नहीं है। मेरे को ड्राइंग पेंटिंग करना है, मेरे को नहीं करना है वुड कटिंग, मेरे को नहीं करना है वो स्टेंसिल से वो बनाना, मेरे को नहीं करना है वो ट्रेडिशनल वर्क जो आप करवा रहे हो, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा उसमें। अब जो 4 साल में मैंने सर से सीखा, अपनी प्रैक्टिस करी, या इंटरनेशनल जो टीचर्स को देखा, वो जो कर रहे थे मेरे दिमाग खून में बस गया था। वो इंटरनेशनल जो चीज़ें कराई जाती हैं, ऑयल पेंटिंग करना, वो सब चीज़ करा नहीं रहे थे शुरू में। तो मैं बहुत ऐसे ही, मेरे को मन नहीं करता था कॉलेज जाने का। अब क्या हुआ, धीरे 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 कॉलेज का टाइम भी बीत रहा था, अपना टाइम भी बीत रहा था, तो कोविड का टाइम आ गया था 19 के आसपास। कॉलेज जाना वैसे ही छूट गया था। मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैंने अपने आप से पूछा, और ये मैं बीच बीच में बहुत करता हूँ, हमेशा अपने आप से रुक के पूछता हूँ कि कोई काम हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब बोल रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि किसी ने बोल दिया है कॉलेज जाओगे तो अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। कॉलेज में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपको लोग मिलते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि कॉलेज में जो लोग थे उनका थॉट उसी कॉलेज की बाउंड्री तक ही सीमित था। मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो दुनिया से अलग बात करें, जो ब्रॉड बात करें, और वो एनवायरनमेंट नहीं था, और नहीं मिलता एनवायरनमेंट। अगर आप ये गलत फहमी में जीते हैं कि कॉलेज में जाने से एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो एनवायरनमेंट और 100 जगह है और उससे बेहतर है। आप खुद सोचो कि एक कॉलेज का बाउंड्री, जो एक डिग्री के अंतर्गत जो जो आइडियाज़ या जो सब्जेक्ट्स आते हैं उससे बंधा हुआ है, जहाँ के टीचर ही उसी चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं जो उस चीज़ की बाउंड्री के अंदर है, तो वहाँ पे ऐसा माहौल कैसे मिलेगा जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, जहाँ पे आप इम्पैक्ट करने की बात कर रहे हो, जहाँ पे आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हो, जहाँ पे आप सोशल मीडिया में क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हो। ये सब चीज़ तो कुछ होता ही नहीं था वहाँ पे। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि कॉलेज जाके कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। डिग्री चल रही थी, 1 साल 1.5 साल में मैंने कॉलेज बीच में ड्रॉप आउट कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। ओके, ईजी था मेरे लिए कॉलेज कंप्लीट करना। मैं बस एग्ज़ाम देने जाता, ईजीली पास हो जाता और ईजीली मुझे बीएफए की डिग्री मिल जाती। बट इन सब स्ट्रॉन्ग व्यूज़ को, स्ट्रॉन्गली सब चीज़ों को समझने के बाद मैंने डेलिबरेटली खुद डिसाइड किया था कि मैं कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ। और इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि कॉलेज हेल्प नहीं करता। और जब मैंने ये डिसीज़न लिया तो मैं बहुत बड़े लेवल पे भी बहुत कुछ नहीं कर रहा था कि बहुत बड़े लेवल पे बड़े आदमी बन गए हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं ये सब जो पॉइंट्स कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं उसको तब से बिलीव करते आ रहा हूँ जब मैं कुछ नहीं करता था। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स मेरे लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप कुछ बन जाओ और फिर आप डायलॉग बाजी करो कि नहीं ये तो मुझे पहले से पता था, ये तो मुझे पहले से पता था। और एक, जब आप कुछ नहीं हो, जब दूर दूर तक कोई सन्नाटा है, कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तब आपने डिसाइड किया कि ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा। जब आपको कोई आइडिया नहीं है और तब वो चीज़ के ऊपर आप काम करते हो और उसके बेस पे कोई चीज़ बनते हो, तब आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ ये एडवाइस या ये पॉइंट्स एक्चुअल में वर्क करते हैं। एंड दैट इज़ वाई कॉलेज के लिए मैं इतनी चीज़ें बोलता हूँ कि डिग्री उग्री क्यों ज़रूरी नहीं है। तो आप मेरी स्टोरी से आप समझ पा रहे होंगे। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। कॉलेज को छोड़ने के बाद मैं पूरा फोकस किया कि कैसे मैं प्रोफेशनली ग्रो कर सकूं, अर्निंग वाइज कैसे ग्रो कर सकूं। जब भी आर्ट की फील्ड में सक्सेस, अर्निंग, ग्रोथ की बात होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस की बात मत करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने आप हो जाएगा, मज़ा करो, एंजॉय करो। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। सक्सेस का मतलब बहुत कुछ होता है और सक्सेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और 3 चीज़ें तो मेरा फंडामेंटल ऑफ लाइफ है, इसको मैं पकड़ के रखा हूँ और इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप।
तीन चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये मेरी लाइफ का फ़िलॉसफी है। मतलब अगर मुझे कल की डेट में कोई डील मिलती है करोड़ों की, लेकिन उसके वजह से मुझे अपना हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो मैं नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा काम मिलता है कि तू चले जा, तेरे को ना इंटरनेशनली वहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री में कोई ऑफ़र मिला है, बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन इतने सालों तक तुझे घर से दूर रहना पड़ेगा, मैं नहीं रह सकता। मेरे घर वाले, जो मेरे मम्मी पापा, जो मेरी बहन, जो हमारा रिलेशन है, बॉन्डिंग है, उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़, समझौता नहीं कर सकता। वो मेरे लिए सक्सेस है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, उनकी ज़रूरत के टाइम में रह सकता हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं खड़ा हूँ। ये चीज़ मेरे लिए सक्सेस है। पैसा इसलिए क्योंकि पैसा है तो हम अपने काम को कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। पैसा का मतलब ये नहीं है कि हम लालची हैं। ये बात दिमाग से निकाल दो हर कोई, जितने भी आर्टिस्ट आप बन रहे हो। पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब तक आप पैसे की कद्र ही नहीं करोगे, जब तक आप बोलोगे नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं, हम पैसे कमाने की बात करेंगे तो लोग हमें लालची बोलेंगे, ये सोचते रहोगे, तो आप सोचते रहोगे। क्योंकि जब अर्निंग आती है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब अर्निंग आई या जिस लेवल पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, अच्छे से फाइनेंशियली अच्छा काम कर रहे हैं, तब जाके रिलेटिव लोग भी इज्जत देते हैं। और ये कड़वी सच्चाई है। जब आप फाइनेंशियली अच्छा करते हो, आप प्रूफ कर देते हो कि इतने साल में जो आपने ताने दिए, इतने साल जो आपने बोला कि आर्ट में ऐसा कर रहा है, तो ये है, तो वो है, तो आपने जो गलत चीज़ें बोली, जब आज हम काम कर रहे हैं, तो वो पैसा एक तरीके से हमारा एक डिसीज़न दिखाता है कि हमने जो किया था अपने पैशन के लिए, वो कुछ गलत नहीं किया था, हम अच्छे से काम कर रहे थे। और पैसा एक तरीके से फ्रीडम दे देता है, और फ्रीडम ऐसा कि आज मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे ये कमीशन वर्क करना है कि नहीं करना है, मुझे ये काम लेना है कि नहीं लेना है। तो मैं अपने पैशन को, अपने प्यार को, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है आज के डेट में, मैं वो कर सकता हूँ खुल के। तो इसलिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये तीन फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है। ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं बहुत बात करता हूँ, लेकिन लाइफ के फंडामेंटल यही तीन है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। कुछ भी इसमें से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है किसी और चीज़ को बड़ा करने के लिए, किसी और चीज़ को ग्रो करने के लिए, अगर आप दूसरी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सक्सेस नहीं है वो। आप अंबानी बन जाओ, लेकिन घर में कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो वो फेलियर होता है, सक्सेस नहीं होता वो। ओके, लेकिन आप ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हो, आप खुश हो, आप अपना ज़िंदगी आराम से काट रहे हो, लेकिन आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस एंटायर प्लैनेट। अगर आप हेल्दी हो, आप चल फिर पा रहे हो, आप ट्रैवल कर पा रहे हो, आप जा पा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम पा रहे हो, बच्चों के साथ खेल पा रहे हो, हेल्थ अच्छी है, यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। और ये तीन चीज़ मुझे क्लियर है। और इसलिए आज के टाइम पे मुझे कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फंडे क्लियर हैं। कोई आके मेरे को लालच नहीं दे सकता कि भाई तू ये काम कर, ऐसा ऐसा कर दे, तेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मेरे को क्लियर है कि मैं ये करूँगा तो मेरे घर वाले को कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ रहा है ना, कुछ रिलेशनशिप में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, हेल्थ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ईजी चीज़ें क्लियर है। तो सोशल मीडिया इसलिए मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं करता है कि हर तीसरी वीडियो में एक वीडियो आ रही कि लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, ये कमाएं। मेरे को अपना फंडा क्लियर है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कभी भी यूट्यूब पे कोई प्रमोशन ज़्यादा नहीं करता हूँ किसी गेम कंपनी को लेके या किसी और कंपनी को लेके कि ये गेम खेल लो, ये वाली चीज़ खा लो, या ये चीज़ ट्राई कर लो। अपने को जितना चीज़ अभी है हमारे पास, बहुत खुश हूँ मैं मेरी पुरानी सिचुएशन को देख के, और आज के टाइम पे हम अच्छा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। और कोविड जब आया था तो मैंने 2 साल ब्रेक लिया था, 1.5-2 साल ब्रेक। क्या लिया था कि मैं आर्ट के साथ साथ जो कमीशन वर्क्स वगैरह, क्योंकि उस समय तो वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बंद हो गई थी, क्लासेस वगैरह बंद हो गए थे, लेकिन क्लासेस वगैरह शुरू होने के बाद भी, जब कोविड का लॉकडाउन जब हट गया था, तब भी क्लासेस वगैरह मैंने शुरू नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत कुछ और सीख रहा था। क्या सीख रहा था मैं? बिजनेस सीख रहा था मैं। ओके, कि कैसे ये चीज़ें आज के टाइम पे वर्क करती हैं। अब वो जो 2 साल रहा, वो अलग टाइम रहा मेरा पूरा। मैं दिन भर यही सब सीखता था कि क्या होता है लीड मैग्नेट, क्या होता है लैंडिंग पेज, क्या होता है वेबसाइट क्रिएशन, क्या होता है अपना खुद का ट्रेनिंग बनाना, क्या होता है चीज़ों को ऑनलाइन कैसे लेके जाते हैं, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, एड्स, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ये सब चीज़ मैं सीख रहा था। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि
बहुत कुछ है सीखने के लिए, अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो जितने भी आर्टिस्ट इस चीज़ को देख रहे हैं ये समझ के चलो कि बहुत कुछ करना है। और जब मैं बिज़नेस सीखना शुरू किया, अब मेरे को उसमें इंटरेस्ट बहुत था, मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स कॉल क्या होते हैं, ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीम हायरिंग, ये सब मैं बहुत ज़्यादा सीख रहा था। वीडियो एडिटिंग कर रहे थे तो उसको बेटर कैसे करें, वो सब चीज़ मेरा चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने एक ट्रेनिंग बनाई थी। अब देखो, इतने साल से जो मैंने कमीशन वर्क किए थे या जो मैंने क्लासेस रन करी थी, इन सब में मैंने काफ़ी पैसे भी सेव किए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पैसे वगैरह भी रिसोर्स की तरह, इसको सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि कल के डेट में कोई मौका आता है तो पैसे की वजह से वो मौका नहीं छूटना चाहिए। ओके, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ लोगों के पास, मतलब बहुत रेयरली हमारे पास लाइफ में कोई मौका आ रहा है और हम उस मौके को छोड़ दें बस इसलिए क्योंकि हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं है। ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ हो जाती है कि जो हमें नहीं करनी है। ऑब्वियस ही बात होती है, ये सिचुएशन हमारे पास होती है, लेकिन वो चीज़ हमारी गलती की वजह से नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम पे लोग इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इतना पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आई रियली फील ये चीज़ आपको ज़रूरी है समझना कि सिर्फ पैसे बचाओ नहीं, पैसे कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए और क्या क्या सीखना पड़ेगा सीखो, और अर्निंग करो और उसको सेव करते जाओ। ओके, तो सेविंग्स वगैरह मैं करता रहता था। उसके बाद जो भी मैंने बच्चों को सिखाया था, जिनके वजह से उनकी ग्रोथ हुई थी, जो उनका स्किल्स इंप्रूव हुआ था, क्योंकि मैं बहुत टेस्ट करता था कि ऐसे सिखाऊंगा तो कैसा इंप्रूव होगा, ऐसे सिखाऊंगा तो क्या इंप्रूव होगा। इंटरनेशनल आर्टिस्टों से मैं सीखते ही रहता था कि मैं और क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या यूट्यूब पे बना सकता हूँ, क्या चीज़ शेयर कर सकता हूँ। और यूट्यूब भी मोनेटाइज हो गया था, क्लासेस भी चल रही थी, कमीशन वर्क भी लेता था, तो हर तरफ से थोड़ी बहुत अर्निंग मेरी हो रही थी और एक अच्छे लेवल पे मैं अर्निंग ठीक ठाक कर रहा था। ओके, कोविड के टाइम मैंने पूरा ऑनलाइन मार्केट को स्टडी किया कि क्या होता है, कैसे सीखना है, क्या करना है। उसके बाद एक ट्रेनिंग मैंने लॉन्च करी, ड्राइंग मास्टरी। आप लोग मेरे बहुत ज़्यादा इस ट्रेनिंग का नाम सुनते हैं कि इस ट्रेनिंग को मैं कितना ओपनली प्रमोट करता हूँ। अब इस ट्रेनिंग को प्रमोट करने की जो जर्नी थी ना, ये मेरी पूरी कहानी से कनेक्टेड है, इसलिए इस ट्रेनिंग से मैं बहुत इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ। ये जो ट्रेनिंग है ड्राइंग मास्टरी, इस ट्रेनिंग को बनाने से पहले जो मेरे स्टूडेंट के साथ मेरा जो बॉन्डिंग रहा, इतने सारे जो ऑफलाइन वर्ल्ड में, उनसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, उस पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे जो मेरे सर थे उनके साथ जो मेरा बॉन्डिंग था, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे जो मेरे और भी प्रोफेशनल्स को जो मैंने सिखाया था उनके बेस पे इस ट्रेनिंग को मैंने डिज़ाइन किया था। तो बहुत ज़्यादा एक पर्सनल बॉन्डिंग था और इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन करने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए 1 साल पूरा मैंने इसको दिया कि मैं क्या करूं कि सामने वाले की मैं पूरा प्योरली हेल्प कर सकूं। और प्रॉब्लम ये थी कि मैं अब तक ऑफलाइन चला रहा था, ऑफलाइन सब कुछ कर रहा था और अच्छे से कर रहा था, और मेरे पास कई ऑफ़र थे ऑफलाइन सिखाने के। लेकिन उस वक्त जैसे कि मैंने बताया, मैं यूट्यूब चैनल चालू कर चुका था। 2019 में मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था और ये ट्रेनिंग को जो मैंने बनाया वो 2020 के एंड के आसपास, 2020 के मिडिल के आसपास। तो कम से कम 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम था जब यूट्यूब पे लेसन्स बनता थे और ये ट्रेनिंग के बारे में मैं सोच रहा था। तो अनअकैडमी की तरफ से मुझे ऑफ़र आया था कि आप यहाँ पे सिखाओ करके। तो वो ट्रेनिंग को मैंने वहाँ पे पहली बार शेयर किया था, जो मुझसे बहुत साल से कनेक्टेड है। आप लोगों को याद होगा कि ट्रेनिंग पहली बार ग्राफिक करके एक ऐप थी, वहाँ पे लॉन्च हुई थी। और इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला था मेरे को जितना मैंने सोचा तक नहीं था। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से क्लियर रही है कि जितना पैसा लो उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा दो। और ये चीज़ जब मैं बिज़नेस के ऊपर, जो मेरे मेंटर एक थे राहुल भटनागर सर, मैं उनसे भी बहुत कुछ मैं सीख रहा था, तो उन्होंने ये चीज़, मैं उनसे एक लाइन बहुत ज़बरदस्त मैंने सीखी कि जितना लेते हो उससे ज़्यादा दो। तो जो मेरे को ऑफ़र आया था ना सिखाने का, उनका डिमांड था 3 घंटे की क्लास बनाओ आप, 3 घंटे की क्लास आप डिज़ाइन करो जिसमें आप सब सिखा सको। और सब कोई, जितने भी और भी लोग सिखा रहे थे, कोई क्रिकेट के बारे में, कोई म्यूज़िक के बारे में, अलग अलग फील्ड के लोग थे और अच्छे अच्छे लेवल के, मतलब वीरेंद्र सहवाग, ऐसे ऐसे लोग थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके बीच में सिखा रहा हूँ। मतलब मेरा नाम अपनी फील्ड में पहला, मतलब ग्राफिक का मैं पहला ऐसा आर्टिस्ट था जो ड्राइंग सिखा रहा था, बाकी लोग अलग अलग फील्ड वाले थे। तो बहुत एक अच्छा फील हुआ मेरे को। तो उन्होंने बोला था 3 घंटे का ट्रेनिंग बनाओ, 3 घंटे में आप सब सिखा सको, क्योंकि लंबी ट्रेनिंग है, ज़्यादा लोग नहीं देख पाते हैं, ज़्यादा डीप हो जाता है या ज़्यादा लंबा हो जाने से लोग बोर हो जाते हैं, ऐसा वैसा। मैंने बोला 3 घंटा में तो नहीं हो पाएगा। और
एक एक बात मैं अगर सिखाऊंगा तो मैं हर एक चीज़ कवर करूंगा, भले वो थॉट्स हो, कॉन्सेप्ट्स हो, लेस टेक्निक्स हो, जो भी हो, हर चीज़। और ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया का, और ये चीज़ मैं कई साल से ऑलरेडी देख रहा था, क्योंकि जो मेरे पास सीखने आते थे ना एकेडमी में भी, सबका गोल था पेंटिंग करेंगे, डिटेल करेंगे, कलर करेंगे। मैं उनको रोकता था और फंडामेंटल्स पे रगड़ के काम करवाता था, फ़न के साथ करवाता था, मज़े के साथ, लेकिन करवाता था। पेरेंट्स भी बोलते थे यार सर आप किसी को ये ड्राइंग बनवा रहे हो, ऐसा करवा रहे हो, वो करवा रहे हो, सुंदर नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। मैंने बोला रुक जाओ कुछ महीना, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। उसके बाद जब उनके बच्चे नेशनल अवार्ड जीतने लग गए, अलग अलग कंपटीशन में जीतने लग गए, स्कूलों में उनके आर्ट वर्क की तारीफ होनी शुरू हुई, तब पेरेंट्स मेरे पास आते थे घर ये बोलने के लिए कि यार ऐसे कैसे आप ग्रोथ दिला दिए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बच्चे इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, और बच्चे मतलब छोटे बड़े सब, बड़े भी आते थे, प्रोफेशनल्स जो हैं, डिज़ाइनर के स्टूडेंट्स, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स, वो सारे लोग। तो मैं ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऐसी चीज़ रही है जो मैं शुरू से बहुत बिलीव करता आया हूँ। ऑयल पेंटिंग का मैं आर्टिस्ट रहा हूँ, ऑयल पेंटिंग करना मेरा फेवरेट रहा है, ऑयल पेंटिंग में ही मैंने सारे कमीशंस किए हैं, ओल्ड मास्टर्स को मैं फॉलो करता आया हूँ। लेकिन हमेशा मैंने ये समझी कि कलर तब तक काम के नहीं है जब तक आपके ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग ना हो। दैट इज़ वाई ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल, इन 3 शब्द को पकड़ के मैंने इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया। और इस ट्रेनिंग को जब मैंने पहली बार जब लॉन्च किया था तो मैंने यूट्यूब के थ्रू लाइव सेशन किया था। मेरे को अभी भी याद है कि एक कमीशन वर्क पे मैं काम कर रहा था, एक बड़े कमीशन वर्क में, और पहली बार मैं इतना बड़ा कमीशन वर्क कर रहा था अपनी लाइफ में, और बहुत एक मतलब अच्छे प्राइस का कमीशन वर्क मैं पहली बार कर रहा था। वो कमीशन वर्क आधा हुआ था, मेरा लॉन्च का टाइम होने वाला था। उस कमीशन वर्क को मेरे एक आर्टिस्ट हैं उनको मैंने सेंड किया था कि आप इसको कंप्लीट कर दो, मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा। घर वाले भी कंफ्यूज थे कि यार इतना बड़ा कमीशन वर्क पहली बार मिला है, तू किसी और को कैसे दे सकता है। मैंने बोला मेरा ये लॉन्च अभी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने वो कमीशन वर्क का जो प्राइस मनी था मैंने उन आर्टिस्ट को दिया। उस डिलीवरी वगैरह में जो खर्चे हुए मैंने सब कवर किया। मैंने बोला ये लॉन्च मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा मकसद, एक मेरा विज़न था कि ये मेरा जो चीज़ मैं आज तक एकेडमी में शेयर करता आया हूँ उसको पहली बार ऑनलाइन ले जाने का मौका मिल रहा है। इसीलिए मैं इतना इमोशनली कनेक्टेड था इस ट्रेनिंग से। लॉन्च किया, मुझे लगा था कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं शॉक्ड था इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया था उस ट्रेनिंग को। और तब मैं एक एक इंसान के रिव्यूज़ चेक करता था, एक एक पर्सन को पूछता था कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को डर था कि ऑनलाइन उतना वर्क करेगा नहीं करेगा। 50 से 60 लोगों से मैंने पर्सनली एक एक इंसान को मैसेज करके रिव्यूज़ कलेक्ट किए कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, दिल से बताइएगा। इसलिए नहीं कि मेरी बातें अच्छी लग गई या मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लग गया, एक्चुअल में बताइएगा, रियल में। सब ने जब ये लिखना शुरू किया कि लाइफ में ऐसी ट्रेनिंग नहीं देखी, या कॉलेज में हम 2 लाख रुपए लगा चुके हैं वहाँ भी नहीं सिखाते हैं, तो ये सब रिव्यूज़ जब आए मेरे को एक चीज़ क्लियर हुआ कि हाँ एक चीज़ मैंने बनाई है जो हेल्प कर रही है, और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया कि इस ट्रेनिंग को मैं अब लोगों तक पहुंचा के रहूँगा। तब जाके फिर मैंने मार्केटिंग, सेलिंग, बिजनेस और सीखा और सीखा और सीखा और सीखा। और आज के डेट में उस ट्रेनिंग के थ्रू मतलब और भी फिर हमने और चीज़ें बनाई, मैंने और भी ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करी। आज के डेट में हम और भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस ट्रेनिंग के थ्रू कुछ करोड़ों में मैंने अर्निंग करी। ओके, लेकिन और ये चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि करोड़ों की अर्निंग तक मैं पहुंच पाऊंगा एज एन आर्टिस्ट। ओके, मेरे ज़िंदगी में मेरा कभी सोचा ही नहीं था मैंने। उसके बाद मैं पहले अपने टीम मेंबर से मिला ऑनलाइन, जिस कम्युनिटी के अंदर मैं बिज़नेस वगैरह सीख रहा था, और भी लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे थे, तो मुझे एक पर्सन मिला। वो पर्सन आज हमारी टीम में हेड लेवल पे वो मार्केटिंग करते हैं, आनंद नाम है उनका। पहली बार आनंद से मैं ऑनलाइन मिला, आज तक मैं उससे ऑफलाइन नहीं मिला हूँ। हम लोग की ऑफलाइन मीटिंग हम जल्दी करेंगे, लेकिन टीम बनाना ज़रूरी है ये समझ में आया। तो फिर ऐसे करते करते फिर मेरा दोस्त सोहम जो कि डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा है, तो हम 3 लोग त्रिदेव की तरह एक तरीके से हम कोर टीम बन गए। ओके, हम 3 लोगों की टीम बने,
उसके बाद धीरे धीरे हमने और चीज़ें करी। सोशल मीडिया पे कंटेंट डिज़ाइन कैसे करना है, उसको बेटर कैसे करना है, ट्रेनिंग हम बना रहे हैं, उसके लिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, फनल कैसे बिल्डअप होता है, लैंडिंग पेज पे कैसे डिज़ाइनिंग और बेहतर कर सकते हैं, और क्या क्या लीड मैग्नेट क्या होता है वो सब करना, अलग अलग लीड मैग्नेट ट्राई करना। ये सब आपको हो सकता है समझ में ना आए, जो लोग अभी हमारे टीवी प्रोग्राम में उन समझ सकते होंगे, बट खैर बिज़नेस के टर्म्स हैं ये सब। लीड मैग्नेट बनाते हैं, लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, कॉल टू एक्शन, ये सब जो चीज़ें होती हैं, लीड कॉस्ट कितना जा रहा है हमारा, पर लीड कितने ज्वाइनिंग, सॉरी बहुत सारी चीज़ें हम समझे। इस पूरी जर्नी में मैं ये सब चीज़ समझता भी रहा और ये सब चीज़ हम करते भी रहे और बहुत अच्छा लेवल पे हम ग्रो कर गए। और आज के डेट में, आज अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हमारी 10 लोगों की टीम है और टोटल मिला के जो प्रॉपरली हमारे साथ है, और कुछ लोग और हैं जो फ्रीलांसिंग कभी कभी काम करते हैं। तो ऐसे करके 10-12 लोगों की टीम आप मान सकते हैं कि हम लोग पूरी टीम है और हम अच्छे लेवल पे आज के डेट में काम कर रहे हैं। ओके, मतलब इतना हम लोग अच्छा कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप मेरे पीछे ये स्टूडियो देख रहे हो, ये सब मैंने खुद ही बनवाया, उसके बाद फिर मैंने एक और घर खरीदा, ऐसे करके। अब ये सब मैं आइडिया इसलिए दे रहा हूँ, तारीफ़ करने के लिए नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि आर्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। और ये सिर्फ बात ये नहीं कि ट्रेनिंग के थ्रू जो मेरी पूरी जर्नी रही, या जो भी मैंने कमीशन वर्क से सेविंग्स किया था, या उसके वजह से जो मुझे और भी ऑर्डर्स मिले, और भी जो कॉस्टली ऑर्डर्स मिले, वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस लेने के बाद ये चीज़ें आज हम एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। और आज सिचुएशन, मैं अगर अपनी पर्सनली आपको शेयर करूं कि आज मेरी सिचुएशन, जो मेरे फैमिली मेम्बर, जो मेरे दोस्त यार, इन सब का कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि सब के वजह से जो मैं हूँ। लेकिन सिचुएशन ये है कि हाँ, आज मैं 10 काम छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा एक विज़न है। मतलब ऐसा नहीं कि काम कम है, ऐसा रहता है कि 10-100 चीज़ें और ऑफ़र्स आ रहे हैं, बट मैं ऑफ़र्स को नहीं लेता हूँ। एक जब अन अकेडमी का, जैसे मैंने बताया, पहली बार वहाँ से ऑफ़र आया था पढ़ाने का, ड्राइंग मास्टर मैंने लॉन्च किया था पहली बार, फिर वहाँ से मैंने ड्राइंग मास्टर को हटा लिया था क्योंकि बहुत बार रूल्स रेगुलेशन चेंज होते थे और मुझे पसंद नहीं है कि मेरे रूल्स रेगुलेशन कोई बार बार बदले। जब मैं उस ट्रेनिंग का ओनर हूँ तो मैं क्यों किसी और के रूल्स रेगुलेशन को बार बार, क्योंकि क्या हो रहा था ना, वो रूल्स बदलते थे, जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनके बीच में मेरा ट्रस्ट ख़राब हो रहा था। मैं उनको बोलता था कि मैं आपको ट्रेनिंग 1 साल के लिए देने वाला हूँ, वो बोल देते थे 6 महीना के लिए दो। मतलब रूल्स बदल जाते थे तो मज़ा नहीं आता था। इसीलिए मैंने बहुत बार ये चीज़ डिसीजन ऐसा लिया है कि जो मेरे से कनेक्टेड है, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, या जिन्होंने किसी भी तरीके से मुझे ट्रेनिंग की फ़ीस दी है या कुछ भी तरीके का फ़ी दिया है, उनके साथ कोई भी पछतावा उनको नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इतने साल से कनेक्टेड हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि कभी भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैंने प्रॉमिस किया और उसके अगेंस्ट चला जाए। मैंने हमेशा ये ट्राई किया कि जितना बोला है उससे 100 गुना ज़्यादा दे सकें, और क्या दे सकें उनके लिए, और क्या बना सकें, उनको और कैसे हेल्प कर सकें, या समाज में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको और कैसे सॉल्व कर सकें। ये सब हमारा थॉट रहता है। और ये सब ऑनेस्टी, ये सब ईमानदारी एक तरीके से मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है। तो ये सब पे भी मेरा हक नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का ही टीचिंग्स है कि कभी किसी को चीट मत करना, कभी किसी से 1 रुपया भी लो तो उसको कर्ज मत रखना किसी का अपने ऊपर, उसको वापस कर देना। ये जो बेसिक ग्राउंड ऑनेस्टी, काइंडनेस, ओके, ग्रेटफुलनेस, ये जो थॉट्स हैं कि तुम्हें जो मिला है वो चीज़ उसमें खुश रहो, इतना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने पेरेंट्स से सीखी। और इस चीज़ को मैं बहुत प्राउडली कैरी करता हूँ कि इस चीज़ों में, वैल्यूज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी चल जाएगी अच्छे से, लेकिन किसी का कुछ गलत नहीं करना है। और ये थॉट क्लियर है अपना, और ये थॉट बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के एंगल से भी, क्योंकि आप किसी का अच्छा करोगे, ऑटोमेटिकली सामने वाला आपके साथ और ज़्यादा बिजनेस देगा आपको और काम करेगा आपके साथ। तो अब क्या हुआ है, आज की सिचुएशन का मैं शेयर कर रहा हूँ अभी हाल ही में, और ये मैं पब्लिकली मैंने अभी तक शेयर भी नहीं किया है। हाल ही में हमने एक बिज़नेस ट्रेनिंग भी लॉन्च करी है। ये बिज़नेस की आप बुक देख रहे हो पीछे यहाँ पे, द ब्रांडेड आर्टिस्ट नाम की। तो ये एक प्रॉपर बिज़नेस ट्रेनिंग है जिसको हमने कुछ लोगों के लिए लॉन्च किया, जो हमारी ट्रेनिंग का ऑलरेडी पार्ट थे। सबके लिए मैंने पब्लिकली नहीं किया, क्योंकि जो ट्रेनिंग का पार्ट थे, जो ऑलरेडी आर्ट स्किल्स पे काम कर रहे थे, उनको हम बिज़नेस सिखा सकें, उसके ऊपर भी काम कर रहे थे। क्योंकि बिज़नेस के ऊपर भी मैं कई टाइम से सीख रहा था, उसको मैंने पहले अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट किया। जो मैंने सीखा, जो मेरी क्लासेस थी उसको ग्रो करा, जो मेरी ऑफलाइन एकेडमी थी उसको कैसे मार्केटिंग लगा के ग्रो कर सकते हैं, ऑनलाइन एकेडमी थी उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ग्रो करने,
तो वो सब जो मैंने बिज़नेस में सीखा था, मैंने पहले अपने ऊपर 2-3 तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये चीज़ की नीड है इंडिया में। और अब जब आप मुझे ड्राइंग पेंटिंग कम करते हुए देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि आज मैं इन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो चुका हूँ कि मेरा गोल है इसके ऊपर मैं काम करूँ। आज मेरी एज है 26, ओके। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं ज़िंदा रहा और मैं ठीक ठाक रहा और सब कुछ सही रहा, और मैं आने वाले अगर 50 साल और काम करता हूँ, 50 साल तक मान लो एग्जाम्पल है अप्रॉक्स कि 50 साल मेरी ज़िंदगी में भी और मान लो बचे हैं, तो अगर मैं अभी थोड़ा ड्राइंग पेंटिंग कम भी कर लूँगा या उतना आर्ट की प्रैक्टिस नहीं भी करूँगा, और जो चीज़ मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, यानी कि आर्टिस्टों के लिए एम्प्लॉयमेंट, आर्टिस्टों के लिए बिजनेस बड़ा कर पाने की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ना एक सिंपल चीज़ मेरे को फील हुई कि जब मैं अपनी आर्ट क्लास रन कर रहा था एज ए आर्ट टीचर, मैं अपनी आर्ट क्लास को जब मैंने ग्रो कर रहा था, तो उससे जो मैं अर्निंग करता था वो काफ़ी अच्छे लेवल तक हो पा रही थी। और वो बेसिक्स, वो सिंपल चीज़ें अभी बहुत सारे आर्टिस्टों को नहीं पता है। एडवांस चीज़ें तो बहुत दूर है अभी आर्टिस्टों से बिजनेस के वर्ल्ड में। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब भी हम डिज़ाइन कर सकें कि हम आर्टिस्टों को आर्ट स्किल्स के अलावा फ्यूचर में उनको प्रोफेशनल बनने के लिए भी तैयार कर सकें। और ये मेरा मकसद, ये मेरा विज़न बहुत ही प्योर, बहुत ही ऑनेस्ट है। इसके लिए हम अच्छी खासी प्राइस चार्ज तो करेंगे ही आगे चल के, अभी तो हमने कुछ लोगों के लिए किया है, लेकिन मेरा सिंपल रूल है कि प्राइस ज़्यादा चार्ज करो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप प्राइस ज़्यादा चार्ज करो और देते कम हो। अगर मैं किसी और से, अगर हम एक ट्रेनिंग फ्यूचर में इसको बना रहे हैं, जब हम 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक ट्रेनिंग का, लेकिन उसके बदले 4 लाख की ग्रोथ सामने वाले को देते हैं प्रूफ के साथ, तो हर कोई खुशी खुशी आता है। और इससे एक बॉन्डिंग बनती है, एक सीरियसनेस बनती है। और ये चीज़ मैंने सीखी है बचपन से, चीज़ मैंने देखी कि कभी भी कुछ सिखाओ तो फीस ज़रूर लेना। कई लोग बोलते हैं फ्री में सिखाओ, फ्री में सिखाओ। फ्री में सिखाओ, यूट्यूब पे चैनल बनाओ, वीडियो बनाओ, क्योंकि उससे आपका बॉन्डिंग बनता है, लोग जानते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप ऑफलाइन पर्सनली किसी को सिखाते हो तो थोड़ी बहुत फीस होनी ही चाहिए। और ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ओके, ये बेसिक चीज़ है। एक तो ऑब्वियसली इकोनॉमी ऐसे ही वर्क करती है। इसके ऊपर कभी और सेशन बनाऊंगा मैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब के ऊपर सेशन बनाऊं, पर्सनल ब्रांडिंग, अर्निंग के ऊपर, मनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पी लिखिएगा, पी फॉर प्रोफेशन। जब प्रोफेशनल वर्ड आ जाता है आर्टिस्ट के आगे, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, उस प्रोफेशन में बिजनेस, अर्निंग, मनी, ये सब आ जाता है। प्रोफेशनल का मतलब ही यही है। आज के टाइम पे इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतने सारे आर्ट के लवर्स हैं, बोलते हैं हमें प्रोफेशनल बनना है, लेकिन कोई पैसे की बात करता है तो बोलता है आप पैसे की बात मत करो, ये तो गलत है, ये है, वो है। तो आप प्रोफेशनल वर्ड बोलना छोड़ दो। प्रोफेशनल का मतलब पहले गूगल पे सर्च करिए। प्रोफेशनल का मतलब यही होता है कि इसमें हम प्रोफेशनल बन रहे हैं, मतलब इस फील्ड से हम अर्निंग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल, कि आप उस फील्ड में प्रोफेशनल हो। दैट इज़ वाई इस चीज़ को तोड़ने के लिए, इस चीज़ को सोसाइटी में शेयर करने के लिए मैं कब तक मोटिवेट करूँगा आपको। मेरे मोटिवेट कर देने से किसी का घर चल जाता तो फिर बात ही क्या थी। लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते, मोटिवेट करते, दुनिया अच्छे से चल जाती। मोटिवेशन से किसी का घर नहीं चलता मेरे दोस्त। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चुभती है कि अगर आर्टिस्ट बोल रहा है कि मुझे प्रोफेशनल बनना है, मुझे सीरियसली इस फील्ड में काम करना है, मुझे इस फील्ड में रहना है, ऑब्वियस सी बात है उस फील्ड से वो अर्निंग करेगा, तब जाके उस फील्ड में रह पाएगा। एक टाइम पे घर तो संभालना ही पड़ेगा। और आज 21st सेंचुरी, आज 2024 में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये बेस्ट टाइम है। मैं बार बार बोला हूँ, फिर से बोलूँगा, 2024 21st सेंचुरी बेस्ट टाइम है अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाने के लिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया है, आज इंटरनेट है, आज वो चीज़ आप सोशल मीडिया से कर सकते हो। और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप होते हुए देख रहे हो कि रोड पर भी आदमी ट्रेन में गाना गाते गाते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ओके, कोई डांसर रास्ते पे नाच रहा था, कल की डेट में वो लाखों लोग उसके फ़ैन बन जाते हैं। सोशल मीडिया ने दुनिया बदल दिया है। आज का टाइम है अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाने का। और दैट इज़ वाई इन चीज़ों को देखने समझने के बाद, और क्योंकि मैं बहुत टाइम से, जब मेरी पूरी जर्नी थी, मैं बिज़नेस और इन सब को लेके बहुत पैशनेट हूँ। आई रियली वॉन्ट टू स्पीक अबाउट दिस। इसको जब तक मैं शेयर नहीं करूँगा, मेरे शेयर करने से, मेरे वीडियो को अगर 1000 लोग देखते हैं और 2 लोग भी सक्सेसफुली अपने फील्ड में प्रोफेशनल बन जाते हैं और उनका मेरे को मैसेज आता है
कि सर या राहुल या रेयांश, जो भी आप मुझे भाई जो भी आप बोलते हैं, कि आपकी इस वीडियो को देखने की वजह से मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया। जब मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि 1000 लोग मेरे बारे में क्या नेगेटिव बोल रहे हैं। जब मैं पैसे, अर्निंग, मनी, मार्केटिंग, बिजनेस, इन सब की बात करता हूँ, तो मुझे जब एक मैसेज भी आ जाता है ना कि मैंने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिया है, इसमें मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया है, मुझे जब ऐसे ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमारा शादी के बाद आर्ट छूट गया था, आज आपकी वजह से हमारी आर्ट स्किल्स तो जर्नी तो शुरू हुई, हम प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं, चैन की नींद आती है, सुकून मिलता है। उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। और दैट इज़ वाई आप मुझे आज ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करते हुए बहुत कम देखते हैं, क्योंकि मैं एक मिशन पे हूँ, एक विज़न पे हूँ। और इसलिए नहीं कि मुझे पैसे बहुत कमाने हैं, इसलिए क्योंकि मुझे इसमें पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा दिल का एक अंदर का एक बहुत बड़ा दर्द है कि इस चीज़ के ऊपर काम करना है। और मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जब 2000 कोविड का टाइम चल रहा था, उस वक्त मैंने आर्टिस्टों के साथ इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, ये सब करना शुरू किया था। उस वक्त कोई आर्टिस्ट नहीं करता था। आज आप देखोगे कई सारे आर्टिस्टों के पॉडकास्ट आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मैंने उस वक्त ट्राई किया था, उस वक्त कई सारे आर्टिस्टों के साथ इंटरव्यूज़ किए थे। उस समय नया नया लगता था लोगों को आर्ट की फील्ड में क्या हो रहा है, बट क्योंकि ज़रूरी था, मुझे लगता था ऐसे करने से कई लोगों को वैल्यू मिलेगी, मैंने वो चीज़ करी थी। आज मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बात करता हूँ। आज मैं आर्ट की फील्ड में पर्सनल ब्रांडिंग, आर्टिस्टों के लिए पर्सनल ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है, आर्ट की फील्ड में अर्निंग क्यों हो सकती है, प्रोफेशनल, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई छुपा हुआ हिडन एजेंडा नहीं, जैसे कई लोगों का होता है कि सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। मैं प्योरली जो मानता हूँ मैं वही शेयर कर रहा हूँ। कि जब मैं बोलता हूँ कि डिग्री उग्री के पीछे नहीं भाग के किन किन स्किल्स पे काम करो, कि बिजनेस, अर्निंग, मार्केटिंग को नेगेटिवली मत लो, इसको पॉजिटिवली जब तक नहीं लोगे, लोग आप खुद उसको पॉजिटिवली नहीं लोगे तो कैसे उम्मीद करोगे कि कोई आपको पॉजिटिवली ले। एक टाइम था इंस्टाग्राम पे रील बनाने से लोग शर्माते थे कि क्या हम इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे, कैमरा के सामने क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डरते थे। मैं भी डरता था, लेकिन फ़र्क है कि कोई डर के कर लेता है, कोई डर के छोड़ देता है। और जब आपको पता है कि दुनिया उस डायरेक्शन में जा रही है और आपको सीखने की ज़रूरत है, तो क्यों उस चीज़ में आप पीछे हट रहे हैं। और ये चीज़ मैं इतना ऑनेस्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ये वीडियो रिकॉर्डेड है। 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब ये वीडियो कभी कोई देख रहा होगा, यू विल रियलाइज़ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस वॉज द बेस्ट टाइम, जब आप आर्ट की फील्ड में अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बस आपको दिमाग न्यूट्रल रखना होगा, किसी की बात से भी इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा, खुद इंटेलिजेंस लगाइएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, कॉमन सेंस का होना। आजकल कोई किसी की बात से इन्फ्लुएंस हो जाता है इतनी आराम से, मुझे देख के बहुत अजीब सा लगता है। कोई कुछ ने बोल दिया, किसी पुराने आर्टिस्ट ने बोल दिया जो जिनकी एज 80 साल की है। आप खुद सोचो, एक आर्टिस्ट है, उनकी उम्र 80 साल की है, दाढ़ी बड़ी बड़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, बूढ़े से हो गए, और उन्होंने बोला कि आर्ट को फॉलो करो, अर्निंग में क्या रखा है, पैसे को पीछे भागना बंद कर दो, आर्ट पे फोकस करो। अच्छी बात है, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि उनका मतलब वो नहीं था जो वो बोलना चाहते थे। हम कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाते हैं। उनका मतलब ये था कि अर्निंग की चिंता छोड़ के अपने काम पे फोकस करो, काम अच्छा होगा उसके बेस पे अर्निंग कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्निंग कभी मत करो। हम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते और इजीली किसी की कोई भी बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अपना इंटेलिजेंस लगाओ। सिंपल 3 फंडामेंटल्स लाइफ के, इसके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। ओके, आर्ट करो, कायदे से करो, स्किल के ऊपर काम करो, सीखने के ऊपर सीखना, इतना कुछ अभी सीखने को है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सीखने पे फोकस करिए। मुझे नहीं पता अभी इतना लंबा वीडियो कितने लोग देखेंगे, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो। कई लोग पूछते हैं स्कूल जाएं, स्कूल के बाद कॉलेज जाएं, नहीं जाएं, डिग्री करें, नहीं करें। डिग्री करो, नहीं करो, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी एजुकेशन पे आप काम कर रहे हो तो। इतनी सिंपल कॉमन सेंस की बातें लोग आजकल नहीं समझ रहे। लोग ये सवाल पूछते हैं, जब मेरे को कई सारे लोगों का मैसेज आता है कि ना हम कॉलेज नहीं जाएं तो चल जाएगा क्या, मतलब अगर हम स्कूल के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन नहीं करें तो चल जाएगा क्या। और ग्रेजुएशन की स्पेलिंग मिस्टेक दिखती है मेरे को बहुत हद से ज़्यादा, GRADUTI,
GRADUTON, कुछ भी ऐसा स्पेलिंग रहता है। मेरे को फील होता है भाई ग्रेजुएशन नहीं कर चल जाएगा, बट ये चीज़ तो काम कर, अपने नॉलेज पे तो काम कर। आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को लिख नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों को समझा नहीं पा रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, आप उसके बाद पूछते हो कि ग्रेजुएशन नहीं करे तो चल जाएगा क्या। ग्रेजुएशन नहीं करे तो तब चल जाएगा जब उसकी नॉलेज आपको पहले से है। ओके, आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, आपको क्लियर है कि ये चीज़ों वहाँ पे सिखाएंगे वो मेरे लाइफ में काम की नहीं है। जितने भी ड्रॉप आउट्स का आप नाम सुनते हैं कि इसने स्कूल छोड़ दिया, इसने कॉलेज बीच में छोड़ दिया, ये स्कूल जाना बंद कर दिया, वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि उनको वो चीज़ क्लियर है कि क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, क्या चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, और जो पढ़ाई जाएगी उसमें से जो मेरे काम की है वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तब वो काम का नहीं है ग्रेजुएशन और वो सब। एक तो पॉइंट ये। दूसरा, आप ग्रेजुएशन डिग्री 10 डिग्री भी कर लो, लेकिन उसके बाद भी आप वहीं के वहीं हो, आपको क्लियर नहीं है चीज़ें, तब भी वो ग्रेजुएशन डिग्री कोई काम की नहीं है। तो ये सिंपल कॉन्टेक्स्ट में 100 बार शेयर कर चुका हूँ। हर बार मेरी क्लिप को काट के और आधा वीडियो देख के कई लोग चीज़ें सोचते हैं कि आप तो ग्रेजुएशन के खिलाफ हो, आप तो BFA के खिलाफ हो, आप ये वो। अरे करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन उस पर डिपेंड तो मत रहो। उससे ज़्यादा है सीखने के लिए, उससे 100 गुना ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं। अगर उससे 100 गुना ज़्यादा चीज़ें आप खुद सीख रहे हो, इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, अलग अलग टीचर के पास जाके सीख रहे हो, तो उसमें वो कॉलेज से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगर वो 4 साल जो मैंने बताया, जो 4 साल रगड़ के हमने काम किया, वो 4 साल में मैं कॉलेज जाके पढ़ रहा होता तो ये 40 चीज़ें मैं ट्राई नहीं कर पाता। एग्जीबिशन में जाता था, अपने खुद हम लोग वीडियो सोशल मीडिया को समझने का ट्राई करते थे, इंटरनेशनल आर्टिस्टों से सीखना, मेरे सर से सीखना, खुद की प्रैक्टिस करना, ये 10 चीज़ें और भी एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं कर पाते अगर मैं कॉलेज जाते रहता तो वो चीज़ें, ये सब देखने के बाद ही मैं ये सब शेयर करता हूँ। तो इस चीज़ को समझो कि कॉलेज मत जाओ बोलने का मतलब ये नहीं कि घर में बैठ के बस बैठ के आराम करो या दिन भर बैठ के स्केचिंग करो। स्केचिंग के साथ साथ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, स्केचिंग में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओवरऑल ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, जो 100 चीज़ें हैं उसको सीखो तो सही। अगर ये सीख रहे हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप डिग्री करो, डिप्लोमा करो, नहीं करो, क्या है। ओके, अब अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में P लिखिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स पे बात करना ऑनेस्टली खुल के शेयर करना शुरू करूं कि पर्सनल ब्रांडिंग, बिजनेस, ये सब जो चीज़ें हैं आज के डेट में, मेरा एक बहुत बड़ा विज़न इस चीज़ को है अभी लेके कि आर्ट स्किल्स को सिखाने के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिसके ऊपर हम सक्सेसफुली काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं आर्ट सीखने के मामले में, ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग के थ्रू, हमारी ट्रेनिंग्स के थ्रू, उसमें मैं प्योरली आर्ट स्किल्स को सिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें जो लोग हैं वो लोग प्योरली सीख रहे हैं, और आगे इस चीज़ को बड़ा करने के लिए हम बिज़नेस ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पब्लिकली नहीं है, आएगी फ्यूचर में, जब भी आएगी आप लोगों को पता चलेगा। आप में से कई लोग हो सकता है उसमें भी हमारा पार्ट बनना चाहें, और वो चीज़ गोल ये है कि इस चीज़ को हम पब्लिकली इस तरीके से ले जा सकें कि जो भी एक्चुअल में डिज़र्विंग है, जो एक्चुअल में अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में आर्ट की नॉलेज रखते हैं, जो एक्चुअल में अपने आर्ट स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ रहे हैं, जो आज आर्ट के टीचर्स हैं, जो अपनी क्लासेस रन कर रहे हैं, जो छोटे लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, जो अपनी शहर में, गांव में, कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी 10 बच्चे, 15, 20, 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऐसे जो आर्ट के टीचर्स हैं, जो अर्निंग के लेवल पे जिन्होंने शुरू कर दिया, हम उनको सपोर्ट कर सकें, उनको बड़े लेवल तक ले जा सकें, ताकि वो 1 लाख, 2, 4, 5, 10 लाख ऐसी जो अर्निंग होती है बड़े लेवल पे ले जा सकें, उनको ऐसा सपोर्ट दे सकें। क्योंकि जब तक ये चीज़ें कोई नहीं करेगा किसी फील्ड में, वो फील्ड उतनी जब तक बड़ी नहीं बनेगी। क्योंकि एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, या आप समझना इस चीज़ को, कि जब कोई इंसान अपनी फील्ड में अच्छी खासी अर्निंग करने लग जाता है तो वो सिर्फ अपने आप को सपोर्ट नहीं करता है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, प्लस 10 लोग उस इंसान को देख के इंस्पायर होते हैं जो आज तक अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। और इसीलिए मुझे ये बहुत बड़ी बात लगती है कि एक होता है एक पर्सन को इम्प्रूव करवाना, और एक होता है उस पर्सन को इम्प्रूव करवाना जिसके वजह से उसकी पूरी फैमिली बड़ी बने, उसके और भी लोग इंस्पायर कर सकें वो लोग, ताकि आर्ट का फील्ड और ग्रो हो। अगर आज मैं आर्ट की फील्ड में अच्छे से काम कर रहा हूँ तो आप में से कई लोग हैं जो मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हैं, या आपने सीरियसली काम करना शुरू कर दिया, और दैट इज़ माई सक्सेस, कि मेरे वजह से और 10 लोग जो आर्ट की फील्ड में सीरियस थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अपने सपने को छोड़ नहीं दिया, ये सोच के कि इसमें स्कोप नहीं है। स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके, और जो चीज़ मैं आज कर रहा हूँ, इसके अलावा 10 चीज़ों करने के हमारे पास ऑफ़र आ रहे हैं, हम उसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्कोप इतना ज़्यादा है कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि एक चीज़ हमारा गोल है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं।
आगे चल के हम किस लेवल पे पहुंचते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन ये पूरी जर्नी में आप देख रहे हैं। आप मेरी पुराने वीडियो, पुराने जो क्लिप्स देखेंगे तो आप मुझे उस वक्त, अभी मैं काफ़ी डिफरेंस मुझ में ही आप देख रहे होंगे। दैट इज़ वाई ऑनलाइन ये जो वीडियोज़ बनती है ये डॉक्यूमेंट कर देते हैं आपकी जर्नी को। ये हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेट पे, ताकि फ्यूचर में कोई आदमी ये ना बोले कि तेरा लक था। देख सकते हो कि पास्ट में 10 साल पहले से मैं चीज़ें बोलता आ रहा हूँ और वो चीज़ें हो रही हैं। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुक्का से हो रहा है, वो चीज़ एक्चुअल में वही जो हम बोल रहे हैं, जो एक्चुअल में वर्क करती है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ और वो चीज़ आप ऑनलाइन देख रहे हो और वो डॉक्यूमेंटेशन का पावर है। तो आज मैं जो पॉइंट शेयर कर रहा हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा एक विज़न है। जब वो विज़न पूरा होता रहेगा, वो चीज़ें होती रहेंगी, तब ये वीडियो एक वो सेटअप करेगा कि हाँ ये चीज़ आपने उस वक्त बोला था। आई एम रियली फील ग्रेट अबाउट की जो चीज़ हम फ्यूचर में करेंगे उसका आज ये चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये हमारा विज़न है, मिशन है। तो ये मेरी जर्नी रही थी मोटा मोटी तौर पे। बहुत बारीक डिटेल पे तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किन दोस्तों ने कितना सपोर्ट किया, किन रिलेटिव ने कैसे बातें करी, कितने बार आर्ट छूटा, कितने बार डिप्रेशन की हालत में गए, कितने बार कितने स्ट्रगल्स आए, कितने पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हुई, वो सब धीरे धीरे कभी कभी शेयर होता है। वो एक बार में सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है, इतने साल को बहुत अप एंड डाउन होता रहता है ज़िंदगी, सब कुछ कैसे शेयर करेंगे। लेकिन मोटा मोटी तौर पे आपको रफ़ आइडिया मैंने शेयर किया कि कहाँ पे क्या चीज़ जो भी मैं शेयर करता हूँ उसके पीछे कहानी क्या थी और क्यों ये सारी चीज़ें इतनी मैटर करती हैं मेरे लिए, इन सबको शेयर करने के लिए। या जो भी ट्रेनिंग्स है, जो भी हम काम करते हैं, उसके पीछे सिर्फ वो काम करना है और लोगों को देना वाला रीज़न नहीं होता। उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण होता है जो हमारे बचपन से या स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से कहीं से निकल के आया है, जिसके वजह से आज उसको हम इतना पैशनेटली कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक पूरी जर्नी रहती है। इफ़ यू वांट ब्रांडिंग, बिजनेस, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, जैसे कि मैंने बोला, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़। अगर आप, क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई चीज़ हमें हेल्प करती है, थोड़ी बहुत भी हेल्प करती है, और उसको जब हम शेयर करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो शेयर से 4 लोग जब और देखते हैं तो उनमें से किसी और की हेल्प हो जाती है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल एड्स वगैरह ऑन नहीं करूँगा। लंबी वीडियो में कई सारे एड्स लग जाते हैं, मैं एड्स वगैरह ऑन नहीं करूँगा। बस मेरा प्योर मकसद इस वीडियो के माध्यम से यही रहेगा कि ये नॉलेज, ये क्लैरिटी, ये जो चीज़ें हैं, किसी भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए, किसी भी आर्ट लवर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए जिसने आज पहली बार टीचिंग देना शुरू किया है, किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो आज ऐसा फील करते हैं कि सोशल मीडिया या आज के ज़माने पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब आ रहा है, आर्टिस्ट बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, किसी भी उस पर्सन के लिए जो आर्ट की फील्ड में स्किल रखते हैं लेकिन उन्होंने अपना फील्ड छोड़ दिया है, हर ऐसे इंसान के लिए ये वीडियो एक क्लैरिटी दे सकती है, उनको एक सपोर्ट दे सकती है, उनको काम करते रहने के लिए इंस्पायर कर सकती है। दैट इज़ वाई आई रियली वांट, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। 1-2 सेकंड लगेगा आपका, बट उससे किसी और की लाइफ में एक बड़ा सपोर्ट आ सकता है। ये जो जर्नी मैं आज शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं था कि वो बैठ के मुझे अपनी जर्नी बताए और ऑनेस्टली बताए, हर एक बात बताए। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेयांश राहुल साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। लव आर्ट, लिव आर्ट।